Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. Welcome to Rise and Shine, only with me Nadia Khan and Zohaib Hassan, only with us on 365 News. मैंने कहा थोड़ा सा चेंज लेके आओ ना अपने, ये होता है तजर्बा, ये देखा ना, इसको तजर्बा कहते हैं। चेंज लाओ नहीं, आपने जिस तरीके से उसको चेंज किया, कवर अप किया, ये तजर्बा, ये एक्सपीरियंस है। ये मानते हैं फिर आप? क्या बात है, जरा तो मानते हैं, हमेशा से मानते हैं। ये लफ्जों की चालें, लफ्जों के खेल है और इसकी मास्टरी में ना वैसे कितने साल लगते हैं। मुझे अब लगता है कि अच्छा कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल है बात करना, जुमले बनाना या बोलना, तो अजीब सा बोल देंगे सारा ये वो, कुछ बहुत ही अच्छा बोलते हैं, लेकिन आई थिंक एक तो ये इनबिल्ट पे थोड़ा फिर इयर्स ऑफ प्रैक्टिस, बिल्कुल प्रैक्टिस भी है और ये भी होता है कि उस वक्त आपका कैसे दिमाग चल रहा है, ठीक है, अल्फाज आ रहे हैं या नहीं आ रहे। हाँ। तो यार अच्छा, ये खैर बड़ी कहानी है। आप बहुत अच्छी लग रही हैं आज। थैंक यू सो मच। ये मैंने कहा था, ठीक है, दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। बस ये हमारा जरा अंदाज भी जरा डिफरेंट है। हाँ। थोड़ा सा शो का ही पूरा सा डिफरेंट है, मूड ही डिफरेंट है। खबरें बड़ी सीरियस होती हैं, लेकिन कोशिश होती है कि हम इतने सिंपल अल्फाज में बात करें कि आपको समझ आए। बिल्कुल, थोड़ी सी ना इस शो में जज्बात भी हैं, जज्बात भी हैं, एहसासात भी हैं। ऐसा ही नहीं है कि खबरें ही देनी है, हमने अपने अपने जज्बात भी आपसे शेयर करने हैं। ये ज्यादा फैक्ट्स पे बात करते हैं, मैं थोड़ा सा जरा फीलिंग्स पे भी बात करती हूँ, बिकॉज़ आई कांट हेल्प इट। सही बात है। तो आज हम यूएस और ईरान की बात कर रहे हैं। मुआहदा साइन होने जा रहा है और इससे मुताल्लिक़ खबरें आ रही हैं, ब्लूमबर्ग भी रिपोर्ट कर रहा है। अच्छा, एक इसमें सबसे बड़ी जो पेशरफ्त है और जिसमें सवालिया निशान खड़ा होता है कि इसराइल ने कहा कि हमें इस मुआहदे तक रसाई दें, आप हमें बताएं कि इसमें क्या पॉइंट्स हैं इस एमओयू में। तो मना कर दी गई वो दरखास्त उनकी यूएस की तरफ से। आई वाज अंडर द इंप्रेशन कि उनको पता है और वो इस मुआहदे में थे शामिल, क्लॉजेस में इन्वॉल्व थे, लेकिन इसका से तो लग रहा है कि वो आउट हैं। हाँ, आउट है, बिल्कुल, उनको नहीं पता। बनाया गया ये मुआहदा और बड़ा हैरानी का इजहार किया गया। इस्राएली मीडिया ये कह रहा है कि ये कैसे यूएस ने हमें मना कर दिया, हम तो उनके साथ साथ ही है। लेकिन जो मुआहदा हो रहा है, जो एमओयू साइन हो रहा है, वो नहीं बताया जा रहा। लेकिन अभी तक एमओयू के जो पॉइंट्स आए हैं जिस पर मुतज़ाद खबरें हैं, लेकिन यही पॉइंट्स पूरी वेबसाइट्स पर, न्यूज़ चैनल्स पर रोटेट कर रहे हैं। अब इसमें 5-6 कुछ सामने आए हैं। एक ये कि 30 दिन के अंदर मुकम्मल तौर पर ब्लॉकेट खत्म होगा, पेट्रोकेमिकल और ऑयल की तरसील खुल जाएगी। जुम्मे से जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये कि 30 दिनों के अंदर बताया जा रहा है कि मुकम्मल तौर पर उनका ब्लॉकेट खत्म होगा यूएस का। अच्छा, उसके बाद ऑयल और पेट्रोकेमिकल का जो तरसील है वो ऑन हो जाएगी, वो खुल जाएगी, यूएस खोल देगा। इस पर कंफर्मेशन यूएस ने नहीं किया, लेकिन यही आ रही हैं चीजें। लबनान समेत दीगर जो महाज हैं उस पर मुकम्मल जंग बंदी होगी, ये ठीक है। ये इसमें एक पॉइंट है, मेरी समझ से बाहर है। जब इजराइल एग्री नहीं कर रहा तो हमला तो वो कर रहा था, तो अगर ये बंद करने का कह रहे हैं तो बंद करने का इजराइल को कैसे मनाएंगे? हाँ। वो तो कह रहे हैं नहीं, इस पर इजराइल की रजामंदी के बगैर शायद काम अमल दरबार ना हो सके, है ना? एग्जैक्टली। और फिर या तो उसमें क्लॉज हो कि अगर इजराइल ने नहीं बंद किया तो हम उस पे जो है यूएस पे अटैक करेगा, उसको सैंक्शंस। तो ये पॉइंट तो जनाब डिस्प्यूटेड थोड़ा सा हो गया। अच्छा, 300 अरब ईरान को दिए जाएंगे रीबिल्डिंग के लिए, ठीक है, अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की तरफ से, क्योंकि जो नुकसान हुआ है ईरान का। लिया। हाँ, अब ये देखिए सामने आ रही है ना, एमओयू के पॉइंट सामने आ रहे हैं। अब ये होता है या नहीं होता ये बाद में पता चलेगा। पहले मना कर दिया था, पहले ट्रंप ने कहा ये तो हो ही नहीं सकता, तो बड़ा मसला ही नहीं। 12 अरब मुआहदे से पहले और 12 अरब मुआहदे के बाद ये भी पॉइंट सामने आ रहा है कि ईरान को दिए जाएंगे। पैसे थे कतर के बैंक्स में फंसे हुए, हाँ बिल्कुल, वो ये कह रहे हैं कि वो पैसे भी रिलीज किए जाएंगे। मिसाइल प्रोग्राम और जो यानी प्रॉक्सीज ईरान या ईरान जिन ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहा है, यानी हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रहा है या गजा में जो सपोर्ट कर रहा है, तो उससे मुताल्लिक इस मुआहदे में कुछ नहीं है। ये भी सामने आया अभी। ये जो एमओयू साइन होगा, जब भी साइन होगा, तो इसमें ये बात नहीं डिस्कस की गई है मिसाइल प्रोग्राम ईरान का, उसका क्या बनेगा, कैसे आगे बढ़ेगा, और ईरान कैसे प्रॉक्सीज को सपोर्ट करता है या नहीं करता, या उनकी हेल्प करता है या नहीं करता। इसमें कोई डिस्कशन इस बारे में। इसीलिए इतना टाइम लग गया, बिकॉज ईरान इनकी शर्तों पे एग्री कर ही नहीं रहा था। तो कल यूएस ने सोचा कि करना तो है कॉन्ट्रैक्ट। हाँ। और आप ये देखें कि कितना ये झुका हुआ है, इसका झुकाव जो है क्लॉजेस का ईरान की तरफ बिल्कुल ऐसी है। तो हमें ज्वाइन किया है यूएस से फैज रहमान साहब ने, और हमारे लिए फैज भाई हैं। फैज भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ज़ोहैब साहब गुड मॉर्निंग, नादिया, ज़ोहैब, आप दोनों को सर ये बताएं। खुशगवार मॉर्निंग, और आप लोग एक दूसरे की तारीफ करते थकते नहीं है, बहुत अच्छे लग रहे हैं। अफसोस मैं इस वक्त प्रोग्राम देख नहीं रहा हूँ, सिर्फ कैमरे की तरफ देख रहा हूँ। अरे बड़ा ग्लैमर मिस कर रहे हैं आप। हम आपको देख रहे हैं, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। जी फैज भाई, ये समझाएं जरा कि ये कुछ क्लॉजेस जो है ना, वो जरा समझ में नहीं आ रहे कि काफ़ी मेरे ख्याल ईरान की तरफ ही झुकाव इन क्लॉजेस का उनके फेवर में जा रहे हैं। और ये मेरा फिर वही, मैं वहाँ अटक जाती हूँ कि लेबनान पे जो है मजीद हमले नहीं होंगे, यूएस कह रहा है, लेकिन इजराइल पे इज नॉट गोइंग टू फॉलो दैट। और फिर अगर ये क्यों नहीं क्लॉज में लिखा कि अगर हमले किए गए तो इजराइल के साथ क्या होगा?
जी देखिए नादिया, आपका जो आपकी हैरानी और जो आपका असेसमेंट है वो बिल्कुल दुरुस्त है, ऐसा ही है। यहाँ यहाँ भी लोगों की बात समझ में नहीं आ रही कि ऐसा कैसे हुआ। और अब इसको, इसकी जो असल इम्प्लीमेंटेशन है, एक तरफ रजामंदी, फिर उसके बाद दस्तखत होना, वो एक मरहला ज़रूर है। लेकिन आइंदा क्या होगा, जब जिसे कहते हैं द डे आफ्टर, तो इसमें ज़रूर लोगों को कुछ खदशात हैं। लेकिन देखिए असल जो बात हुई है ना, जो हमारे पास, चूंकि अभी आपने इंट्रो में आप कह रही थी कि हम आसान अल्फाज में जो सकील मौज़ूआत हैं उनको डिस्कस करते हैं, तो एक जो हमारा बहुत आम जो एक मुहावरा है पाकिस्तान में, कहा जाता है खुड्डे लाइन लगाना। एक कभी किसी वजीर को लगा दिया जाता है, कभी किसी सफीर को। हाँ, तो इस वक्त ट्रंप ने 100% यानी पूरी दुनिया के सामने, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, किसी अमरीकी सदर ने ऐसा नहीं किया कि किसी एक इजराइल को और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को, देखिए सिर्फ उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को, नेतन्याहू को नहीं, बल्कि इजराइल को इट्सेल्फ ये कहा कि अगर मैं ना हूं और अमेरिका ना होता तो तुम्हारा वजूद अब तक खत्म हो चुका होता। तो इस वक्त जो है वो जो एक अगेन मैं थोड़ी मुहावरतन गुफ्तगू, बल्कि आसान अल्फाज में वही बात जिससे पहले में भी आपके शो में कह चुका हूं कि जो नेतन्याहू ने और मोसाद के चीफ ने ट्रंप को व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में जो 90 मिनट की टेलीफिल्म दिखाई थी। बाय द वे नादिया, आपकी टेलीफिल्म देखी ज़ोहरा जल्बी, जबरदस्त, और एक ही गो में देखी, बड़ी मतलब बहुत मुख्तलिफ नजर आई आप, और माशाल्लाह इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, शेयर कीजिएगा हमारे। जी एब्सोल्युटली। तो खैर अब आते हैं हम नेतन्याहू की टेलीफिल्म पर। तो जो उन्होंने जो एक पूरी सीन दिखाए थे ना, एक के बाद धीरे कि हम ऐसा करेंगे, फिर ऐसा करेंगे, फिर वहां से ये डायलॉग आएगा, फिर वो ऐसे सीन चेंज होगा, वो पूरी फिल्म ट्रम्प के सामने फ्लॉप हो गई। यानी उसमें से एक भी उसका सीन कामयाब नहीं हो सका, वो कामयाबी से उसको शूट नहीं कर सके। नतीजा ये हुआ कि इंतहाई मायूसी की हालत में ट्रंप, और इंतहाई गुस्से की हालत में उन्होंने ये फैसला किया। उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि मुझे हर हालत में अब इस ऐसी जंग से निकलना है जो मुझे बेवकूफ़ बना के, कोट अनकोट मुझे बेवकूफ़ बनाकर, मेरा नाम इस्तेमाल करके अमेरिका के ज़राए वसाइल, अमेरिका की ताकत, अमेरिका की प्रेस्टीज, वो इस्तेमाल करके हमें इसमें जो है घुसाया गया है, झोंका गया है इस जंग में, और हमको इससे जल्द अज जल्द निकलना चाहिए। और ये बिल्कुल वाज़ेह सोच के बाद अब उन्होंने ये फैसला किया है कि चाहे जो कुछ भी हो। और फिर देखिए कि कुछ भी हो, बहरहाल वो एक बिजनेसमैन है और न्यूयॉर्क जैसे लिबरल टाउन में वहीं पैदा हुए, वहीं पले बढ़े। तो वो जो एक साइड है न्यूयॉर्कर की, कि जो उसने देखा कि यार आप क्यों इतने हजारों लोगों को वहां जाके मार रहे हैं एक बिला वजह, और एक ऐसे शख्स के लिए जिसने मुझे मिसगाइड किया, मुझसे झूठ बोला। तो ये जो आप, तो अगेन मैं सादा अल्फाज में जो एक आपके नाजरीन को जो एक तनाजुर, जो पर्सपेक्टिव पेश करना चाहता हूँ, वो ये है कि जो उनके इसराइल के जो झूठ और इसराइल की जो दगाबाजियाँ और उनका अपना जुल्म गजा में और लेबनान में, जिसका कि देखिए खुल के उन्होंने कहा, आप हैरत की बात है ये, मुझे बहुत, हम सबको हैरत है अमेरिका में, मुझे ही नहीं, एक आम अमरीकी शहरी को भी, कि एक थर्ड कंट्री यानी फ्रांस में बैठकर ट्रंप ने नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल कहा। लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि आप कैसे जाके अपार्टमेंट बिल्डिंग्स पर बमबारी कर सकते हैं और वहां मासूम लोगों को मार सकते हैं। जाहिर है कि जो एक वॉर क्राइम है कि एक सिविलियन की एक पूरी बिल्डिंग में एक शख्स के लिए आप क्या, उन्होंने कहा कि आप एक शख्स के लिए, हिजबुल्लाह के एक शख्स के लिए आप पूरी बिल्डिंग को कैसे उड़ा सकते हैं। और मैंने ये देखा और ये बहुत इररिस्पॉन्सिबल है। तो अगर आप देखिए तो ये वो स्टेटमेंट है जो इनके खिलाफ बाकायदा अदालत, जो आलमी अदालत में पहले ही वो एक वॉर क्राइम में उनको इंडाइक्ट किया जा चुका है, फर्द जुर्म आयद कर जा चुकी है, उनके वारंट निकले हुए हैं। तो ये मजीद जो है उनके लिए, तो ये तो एक अजीब व गरीब सिलसिला है जी। और हम ये तारीख के एक अजीब, और इसीलिए फैज भाई वो क्लॉज भी नहीं दिखा रहे हैं, वो जो रिक्वेस्ट उन्होंने रद्द की है उसका ये पस मंजर है। अच्छा, इसकी वजह ये तो नहीं है, आप कह रहे हैं कि फेलियर नजर आ रहा है उनको, गलत पिक्चर दिखाई गई, तो अब ये अब्राहम अकॉर्ड की बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, कहीं से फेस सेविंग चाह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं इस मुआहदे के बाद ये रुकावट खत्म हो जाएगी अब्राहम अकॉर्ड में, यानी वो ये फोर्सी कर रहे हैं कि सारा मिडिल ईस्ट और फारिस अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो जाएगा।
अच्छा, अब देखिए इसमें ज़ाहिर है कि देखिए बहुत से मामलात, अब आप ये तो मत समझे ना कि वो 100% वो एक ही तरफ हो गए हैं। ज़ाहिर है उनकी अभी भी दाखिली सियासत है, उनको अभी भी एक इज़राइल बहरहाल एक बहुत मशहूर सॉरी एक बहुत ही यहाँ पर एक उनका लॉन्ग टाइम अलाय है। तो वो ये भी नहीं चाहते कि टोटली डिसोशिएट करें, तो वो एक लाइन है एक कि हाँ ठीक है, अगर मैं इस अमन को कायम करने में कामयाब हो जाता हूँ तो इसराइल का फ़ायदा होगा। यानी यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी यहूदी लॉबी है, बहुत बड़ी यहूदी आबादी है, बड़ी बड़ी कंपनियां, बिलियनर्स यहाँ बैठे हुए हैं जो कि उनके बहुत करीब हैं। तो ये एक लाइन ऐसी है जो उनको देना चाहिए। और वैसे भी देखिए, एट द एंड ऑफ द डे जो लोग वहाँ हों, जो हकीकत पसंदाना अगर जो सोच हो, वो तो ये कि जो लोग भी वहाँ रह रहे हों, अगर उनमें अमन कायम होता है, चाहे वो किसी अकॉर्ड्स के ज़रिए हो या किसी एक दूसरे ज़राए से हासिल हो, अमन बहरहाल हर एक की ख्वाहिश है। तो ये एक बुरी ख्वाहिश होना, ये कोई एक ख्वाहिश बुरी नहीं है, लेकिन ऐसा हो भी सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। अरब ममालिक या ईरान और पाकिस्तान और दूसरे जो इस पूरे इस खत्ते में जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो कभी इस बात पर राजी होंगे। लेकिन ये एक ऐसी लाइन है जो उनको वाक़तन लेना पड़ रही है। लेकिन एक बात और भी है, देखिए इसमें बहुत अहम जो हमको समझने वाली बात है कि इसमें जो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि फ्रांस में बैठकर उन्होंने ये बात इजराइल के बारे में कही है। तो आप ये देखिए कि उन्होंने ये जो इस जंग को रोकने का और इस जंग में एक वाज़े शिकस्त जो इनके अहदाफ में हुई है इनको हासिल करने में, उस शिकस्त का पूरा मलबा बेसिकली उन्होंने नेतन्याहू पर डाल दिया। बिल्कुल। क्योंकि नेतन्याहू ने मुझे मिसलीड किया, वो एक रिस्पॉन्सिबल आदमी है, उसने एक गलत पॉलिसी अपनाई और इस वजह से हम आज इस हालत में पहुंचे। तो ट्रम्प की एक शख्सियत है जो वो ये कभी भी किसी भी गलती को ना मानते हैं और ना ही कोई इल्जाम अपने सर लेंगे। फैज भाई, ये भी तो जस्टिफाइड नहीं है। ठीक है, इन्होंने तो बिल्डिंग्स उड़ाई हैं, नेतन्याहू का तो सबको पता है वॉर क्रिमिनल है, लेकिन इन्होंने भी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी को असैसिनेट किया, उनकी फैमिली को मारा ट्रम्प ने। तो ही नेवर टॉक्स अबाउट दिस। मुझे जो अजीब लगता है कि अब बिल्कुल आयतुल्लाह की बात नहीं होती, उस असैसिनेशन की जिसमें उनकी फैमिली को मार दिया, शहीद कर दिया, उसकी क्यों कभी कोई बात नहीं होती? He never जी, talks अब देखिए, about अब तो ज़ाहिर है, हाँ देखिए जो, लेकिन जो वही जो शराइत हैं, मेरा ख्याल ये है कि वो वो गिल्ट है उनके जहन में, एक गिल्टी कॉन्शियस भी आप कह सकते हैं, जो जिन शराइत पर ये माहिदा हो रहा है, जैसे खुद आपने भी फरमाया इंट्रो में अपने, कि इसमें काफ़ी लगता यही है कि बहुत ही ईरान के फेवर में बात जा रही है। और वो बहुत सी, अब अच्छा फिर उसके बाद ये नहीं है कि वो ईरान को वो पैसे दे रहे हैं, ये जंग बंदी हो रही है, ईरान जो है अब अपना ऑयल आसानी से बेच सकता है। फिर उसके अलावा जो उसकी रीबिल्डिंग के लिए जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं, गारंटर कौन है? बातें तो बहुत अच्छी हैं, गारंटर कौन है? लेबनान पे हमला होगा, अगर हुआ तो क्या होगा? ये तो नहीं आ रहा, किसी कहीं भी नहीं है। ये यूएन रेजोल्यूशन इसकी अभी तक तो नजर आ रहा है कि वो डिमांड आ रही है कि यूएन रेजोल्यूशन पास हो। इसकी वायलेशन में सालिसी कौन है और तब क्या होगा? ट्रंप ये अगर खुद वायलेट करते हैं तो क्या होगा? लेबनान पे बॉम्बिंग रोकेंगे कैसे? तो देयर इज नो तो बट देन बिल्कुल नहीं सही कह रहे हैं आप, आपके खुदशात बिल्कुल दुरुस्त हैं। लेकिन देखिए गारंटोर से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ओबामा ने JCPOA जो किया था, ये बहुत बड़ा माहिदा, और उसको कई साल लगे थे। जॉन कैरी जो उस वक्त यहाँ के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वज़ीर ख़ारजा थे, तो बहुत एनर्जी, बहुत वक्त लगाया गया। और उसके आपको मालूम है P5+1 यानी 5 जो वीटो होल्डर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के और एक दूसरा मुल्क, उन सब ने 6 लोग, बड़ी बड़ी ताकतों ने उसकी गारंटी दी थी। लेकिन क्या हुआ, जैसे एक ट्रम्प साहब तशरीफ लाए, उन्होंने बैक जुम्बिश कलम उसको जो है पूरी क्वाश कर दिया, स्ट्राइक डाउन करके ख़त्म कर दिया। तो गारंटीज कोई नहीं होती किसी भी काम की। गारंटी सिर्फ ये होगी कि अगर ईरान अपना डेटरेंस कायम रखता है और ट्रम्प साहब अपने इस वादे पर, अपनी ही बनाई हुई इस डील पर आइंदा 2.5-3 साल तक कायम रहते हैं, तो कम से कम आप एक 3-4 साल तक तो आप ये देखेंगे कैसा होगा। लेकिन इजराइल जैसे ज़ाहिर है कि एक ऐसा वाइल्ड कार्ड है और उसका जो एक रोग बिहेवियर है, जो रवैया रहा है, वो जरूर दुनिया को परेशान किया हुआ है। और आज हुआ ही, आप देखिए आज फिर 4 लोग वहाँ मारे गए हैं लेबनान में, एक हमला कर दिया बिल्कुल। और इस वक्त पूरी, और ऑब्वियसली फैज भाई, ऑब्वियसली यूएस भी ऐसे इंडिपेंडेंट नहीं होने देना चाहेगा ना मिडिल ईस्ट और ये ईरान को, क्योंकि फिर तो यहाँ चाइना भी है, यहाँ पर रशिया के साथ भी है, तो यूएस को कौन फिर। खैर बहुत शुक्रिया आपने सर वक्त दिया हमें। एब्सोल्युटली जी सर।
थैंक यू वेरी मच। पता मेरा इंटरेस्ट है बड़ा इस सब्जेक्ट में। बजट पे आप ज्यादा बात कर लेना। बजट लेकिन एक बात बता दो सुहेब, मैंने गाड़ी में पेट्रोल नहीं डलवाया, 3 दिन का भी है, तीसरे दिन फंसूंगी। अच्छा, लेकिन अभी 3 दिन का थोड़ा थोड़ा जो है ना मैंने अभी रोक लिया। मैं तो टंकी नहीं 35 रुपए की खबर आ रही है, आवाज क्या आ रही है? 35 की आ रही है? अरे 75 रुपीज, 100 रुपीज कम होना चाहिए, मैं तो इतना एक्सपेक्ट कर रही हूँ। 200 होना चाहिए वैसे, 200, 210, 220। आप भी जरा रुक जाएं, 1-2 अच्छा, दिन। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हो आते सकता है हैं। गुड न्यूज आ जाए, यू नेवर नो। बजट की बात हो रही है, अब वफाकी बजट तो पेश कर दिया गया, अब सूबाई बजट भी पेश किया जाता है ना, कि सूबे किस तरह खर्चा करेंगे अपना। अच्छा, इसको एक्सप्लेन और करें सूबों कि ने एक तो कितना आपका किया? फेडरल बजट हो गया और जी। ये सूबाई बजट, सूबाई मतलब बजट मीनिंग यानी सूबों की गवर्नेंस अपनी है ना, अलग है। सूबा अपना गवर्न करेगा, वजीर आला है, उसका पूरा स्ट्रक्चर है, पार्लियामेंट है, असेंबली है, वहाँ वोट बैंक है, वहाँ गलियां हैं, सड़कें हैं, हजार चीजें हैं वहाँ पे। फेडरल वाली वहाँ से टैक्स कलेक्ट हो रहा है, डिसाइड करती है कि सूबों को कितना बजट देना है, और फिर सूबे ये डिसाइड करें कि उन पैसों का क्या करना है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। विफाक सूबों को देगी और सूबे डिसाइड करेंगे कैसे हमने इसको स्पेंड करना है और कैसे विफाक को वापस करना है हमने टैक्स की मद में। ये भी है ना, विफाक के इसको कैसे सपोर्ट करना है। तो पंजाब असेंबली का बजट, पंजाब का बजट कल पेश कर दिया गया और हंगामाराई हुई जैसे एज यूजुअल होती है बजट इजलास में। जब वज़ीर आला पहुंची तो उसके बाद ऑपोजिशन ने नारे भी लगाए और बजट नामंजूर के नारे लगाए। 5,903 अरब रुपए से ज़ायद का ये बजट है जो कि पेश किया जा रहा है। अब इस बजट में क्या कुछ है अवाम के लिए, नौजवानों के लिए तो है वैसे, क्योंकि तालीम और सेहत के लिए एक सिग्निफिकेंट बड़ा अमाउंट, यानी इससे पहले ऐसा होता नहीं था। और तालीम और सेहत के लिए तकरीबन ओवरऑल विफाकी बजट देखें तो 1%, ज़्यादा 2% होता था, लेकिन पंजाब के बजट में यानी 5,903 अरब का बजट है और इसमें तालीम के लिए 700 अरब से ज़ायद खर्च किया जा रहा है। इसके साथ साथ सेहत के लिए भी 700 अरब से ज़ायद खर्च किया जा रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है, फंड्स हैं जो कि मुख्तस किए गए सेहत और उसके लिए। अच्छा, इसके साथ साथ डेवलपमेंट बजट थोड़ा सा कट किया गया है, फिर 7% तनख्वाहों में इजाफा किया गया जो पंजाब के मुलाजमीन हैं उनकी, और 3% पेंशन में इजाफा किया गया, सिर्फ 3%। इस पर कुछ तनकीद हो रही है कि आप लोग जो बेचारे पेंशन पे गुजारा कर रहे हैं तो सिर्फ 3% इजाफा कुछ भी नहीं है। हमें ज्वाइन किया सलमान शाह साहब ने, फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं पंजाब के और मईशत को बहुत बेहतर तौर पर समझते हैं, बड़ा तजुर्बा है सलमान साहब का। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मुझे बताइए, इस पहले ओवरऑल बात कर लेते हैं। पंजाब का बजट, आपका बजट आपको कैसा लगा? अवाम दोस्त है, नौजवान दोस्त बजट है, ज़राअत के शोबे के लिए फोकस्ड है, कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप इसको? देखिए, सबसे बड़ा इस दफ़ा जो पंजाब का बजट में इशू है वो क्योंकि पंजाब ने 570 अरब रुपए की ग्रांट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को दी है। आप भी उसका कर रहे थे कि फेडरल गवर्नमेंट के पास अपने अखराजात पूरे करने के लिए रिसोर्सेज नहीं थे और एनएफसी में तकरीबन 57% सूबों को दिया जाता है। तो एनएफसी को चेंज करने किए बगैर उन्होंने पंजाब से, सिंध से और दूसरे सूबों से तकरीबन 1,000 अरब रुपया ग्रांट के तौर पे हासिल किया है फेडरल गवर्नमेंट ने। तो उसका पंजाब पे ये असर है कि पंजाब के डेवलपमेंट प्रोग्राम में तकरीबन 40% कमी आई है जो नया बजट शो किया है। और उसमें लाहौर का तो उसी तरह रखा गया जो पिछले बजट में था, लेकिन दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, दूसरी डिविजन्स हैं पंजाब की, उनका डेवलपमेंट बजट में खासी कमी आई है। क्यों सर, मुझे ये बताएं, लाहौर पे वैसी तनकीद होती है कि सारा पैसा लाहौर पे लगा देती है पंजाब गवर्नमेंट और दूसरे जो जुनूबी पंजाब रह जाता है, दीगर इलाके रह जाते हैं और फिर उनके ही कट कर दिए पैसे। देखिए, पंजाब क्योंकि हुक्मरान पार्टी का हेडक्वार्टर एक किस्म से माना जाता है, तो उन्होंने अपने इलेक्शंस लाहौर से लड़ने होते हैं, तो जाहिर है कि जिस डिस्ट्रिक्ट में चीफ मिनिस्टर आता होगा वहाँ पे ज़्यादा किया जाता है। ये तो में भी इसी तरह है, पंजाब में, बाकी सूबों में भी यही है। बट इशू ये है कि ओवर जो है वो बहुत भारी है
और उसकी वजह से आई थिंक डेवलपमेंट के काम जो हैं, सड़कें हैं, Education और शहरों की एजुकेशन और हेल्थ पे तो नहीं काटा गया, बट नहीं वो तो बढ़ाया गया है सर, वो तो मैं ये पूछना चाह शुक्र रहा है था। कि बढ़ाया है, लेकिन शोर हाँ। किन चीजों पे पड़ा है, किन चीजों पे मचा है जो एलोकेशंस हैं, जिस पे बिल्कुल उन्होंने कहा कि जी ये तो देखें, गलत है, हम नहीं मानते। 570 बिलियन जब आप काटेंगे तो आप देखें कि पूरी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनको ठेके नहीं मिलेंगे, एमपीएस के डिस्ट्रिक्ट्स में उनके प्रोग्राम नहीं चलेंगे, उनकी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो नहीं चलेंगे। सो जो असेंबली में लोग बैठे होते हैं वो उनका ज़्यादा इंटरेस्ट होता है डेवलपमेंट प्रोग्राम में कि डेवलपमेंट में उनका, क्योंकि एक किस्म की वो सरबराही करते हैं अपनी डिस्ट्रिक्ट की और वहाँ पे वो पेट्रनेज भी उसकी कर सकते हैं, तो उसमें मेजर कटौती है। तो सर विफाक की फिर मुझे नहीं, विफाक की जो ग्रोथ का जो टारगेट है उसको कैसे फिर अचीव किया जाएगा? जब पंजाब भी रो रहा है कि डेवलपमेंट नहीं हो रही है, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, रियल एस्टेट सेक्टर को कोई रिलीफ नहीं दिया गया, तो फिर वो ग्रोथ का नंबर कैसे अचीव होगा सर? देखिए, वफाक का तो 4% जो उन्होंने रखा है तो पिछले साल तो अचीव नहीं हुआ, इस साल भी अचीव मुश्किल ही होगा, क्योंकि वफाक ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिसकी वजह से कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हो, कोई एक्सपोर्ट्स में कोई मेजर चेंजेस आ जाएं, बिजली के निर्ख कुछ कम हो जाएं, या जो टैक्सेस हैं इंडस्ट्री पे वो कम हो जाएं। तो आई थिंक कि ये जो ग्रोथ 4% है, ये आगे चल के पता लगेगा कि नहीं, ग्रोथ जितनी पॉपुलेशन ग्रोथ के बराबर लगभग ही होगी। और ये ग्रोथ तो पंजाब और सिंध की डेवलपमेंट से ही अचीव करेंगे ना सर? जी, वफाक ये तो कहीं है। कोई टेरिटरी तो नहीं है बिल्कुल। ना, पंजाब और सिंध की ग्रोथ से अचीव करेंगे तो वहां का अगर बजट ऐसा आएगा। तालीम सेहत पर काफी ज्यादा देखें, लगाया जा रहा है इसकी। टोटल जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है ना, वो आपकी सूबों से ज्यादा लोकल गवर्नमेंट के पास होती है। ठीक है, मतलब कराची ग्रो करेगा कि नहीं करेगा, हैदराबाद ग्रो करेगा कि नहीं करेगा, सखर ग्रो करेगा कि नहीं करेगा, रहीम यार खान में क्या ग्रोथ होगी। तो लोकल गवर्नमेंट को तो बिल्कुल कुछ देने के लिए है ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे निज़ाम भी नहीं है। पंजाब में तो नहीं है, सिंध में शायद हो, लेकिन जब तक हम डिसेंट्रलाइज नहीं करते डेवलपमेंट को, उस वक्त तक आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो सकती। उसके साथ साथ आपको इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को बेहतर करना है। इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट का मतलब ये है कि आपने टैक्सेस कम करने हैं, आपने एनर्जी कॉस्ट कम करनी है, आपने बाकी जो ब्यूरोक्रेसी है उसको कम करना है, रेगुलेशन को कम करना है, हर्डल्स खत्म करने हैं। तो वो निज़ाम अभी तक पाकिस्तान का उसी तरह चल रहा है, और लिहाजा इन्वेस्टमेंट तो पिछले 10 साल में पाकिस्तान में कोई खास नहीं हुई। जी सर, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी कुछ खास उनके लिए कुछ एलोकेशन की नहीं गई है, दे आर वेरी अपसेट एंड वी आर वेरी अपसेट। जी, एग्रीकल्चर में तो लास्ट ईयर पंजाब में आपने देखा कि वीट की जो गारंटीड प्राइस थी वो नहीं दी जी। गई, और एक मार्केट बनाने की कोशिश की गई जिससे फार्मर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि बगैर तैयारी के काम किया गया। और अभी भी एग्रीकल्चर में उस जिस किस्म की बातें तो बहुत होती हैं कि जी हम बेहतरीन बीज देंगे, हम बड़ी अच्छी लोन्स देंगे, और किसान कार्ड होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन हकीकत ये है कि किसान को कोई मदद किसान को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। एक और चीज़ बताइएगा सर, हुकूमत अक्सर ये कहीं क्वार्टर से ये खबर आती है कि पेंशनर शायद बोझ है इस मुल्क पर, और पेंशन का बोझ हम नहीं उठा सकते, और ये इस पंजाब के बजट में भी नजर आ रहा है कि 3% पेंशन में इजाफा किया गया है। तो 3% इजाफा तो सर कुछ भी नहीं है। देखें, जहाँ पे ब्यूरोक्रेसी, पूरे पाकिस्तान का बजट और सूबों का बजट वो बनाया जाता है ब्यूरोक्रेसी के लिए, कि ब्यूरोक्रेसी को पावर भी है, उनके पास मराद भी हैं, उनके पास वो फैलाव भी है, वो इंडस्ट्री में भी घुसे हुए हैं, वो ज़राअत में भी घुसे हुए हैं, वो बैंकों में भी घुसे हुए हैं, और उनके लिए मराद होनी बहुत ज़रूरी है। लिहाजा
ये समझना कि कोई बजट जो है वो बनता है आम आदमी के लिए या वो बनता है पेंशनर्स के लिए, तो ये गलत फहमी आम है। ख्याली है। अच्छा ठीक है, यानी ये तवक्को ना ही की जाए तो बेहतर है। एक और बात मुझे बताएं, अभी नेपरा की तरफ से एक खबर आई है कि 82 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरखास्त कर दी है उन्होंने क्या बिजली के निर्ख में। दरख्वास्तें और आपको पता है 65 रुपए पर यूनिट बिजली। और हम ये कह रहे हैं चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं 82 पैसे और हो जाए, 12 अरब का इससे फायदा होगा हुकूमत को। मतलब 100 ये सर ये कौन सी पॉलिसी? 100 रुपए हो जाए तकरीबन पर ग्रोथ नहीं है, इकोनॉमी स्टॉल करती जा रही है और आप फिर वही फ्यूल प्राइसेस बढ़ाए जा रहे हैं, एनर्जी प्राइसेस बढ़ाए जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि आपका जो पावर सेक्टर है उसमें आपने बहुत गलत किस्म के मायदे किए हुए हैं और वो ब्यूरोक्रेटिक है बहुत ज़्यादा, उसमें ब्यूरोक्रेसी हुकूमत करती है। ये नहीं है कि कोई आपने पावर मार्केट बना ली है और वहाँ पे कोई कंपटीशन होता है और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है। वहाँ पे नौकरीशाही चलाती है, वही रूल्स बनाती है, वही नेपरा में बैठी है, वो जब चाहती है निर्ख बढ़ा सकती है, वो बढ़ा देती है। कैपेसिटी पेमेंट्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि वो बर्दाश्त करने से बाहर हैं। ऊपर से चोरी और टेक्निकल लॉसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, तो पूरा निज़ाम बिगड़ा हुआ है ना। पाकिस्तान का प्रॉब्लम ही ये है और ये IMF ने अब कह दिया है अपनी रिपोर्ट उन्होंने जो दी है करप्शन एंड गवर्नेंस डायग्नोस्टिक, उसमें तो उन्होंने बड़ी क्लियरली बताया है कि पाकिस्तान में करप्शन भी है और गवर्नेंस भी ठीक नहीं है और इसकी वजह से आपकी ग्रोथ नहीं हो रही। अगर इसको आप ठीक करेंगे तो 5-6% सालाना की ग्रोथ लेना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। तो आई थिंक कि अब पूरा निज़ाम पाकिस्तान का जो गवर्नेंस का निज़ाम है वो फेल हो चुका है। बिल्कुल बुनियादी इस्लाहात की अब जरूरत है। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सिंध का जो बजट है उसके ऊपर भी बात करेंगे जी, वो पेश किया जा रहा है आज। जमजम हमें इसकी जरा डिटेल्स देंगी। जी जमजम बताइए। जी बिल्कुल, देखिए 2026-27 का माली बजट जो है वो आज पेश किया जाएगा सिंध असेंबली में। बाकायदा 2 बजे जो है ये बजट पेश होगा और इससे कबल सिंध काबीना का इजलास जो है वो कॉल किया गया। उसमें बाकायदा जो बजट होगा उसे उसकी मंजूरी दी जाएगी। उसके बाद वज़ीर सिंध सैयद मुराद अली शाह जो है वो सिंध असेंबली में बजट पेश करेंगे और ये उनका 11वां बजट होगा जो वो पेश करने जा रहे हैं। इसके साथ वो एक रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। और बात अगर मुद्दे पर आए बजट की करें तो सबसे पहले जो सवाल होता है वो तनख्वाहों का होता है। तो इस मर्तबा जो है वो वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी का मुश्किल तरीन बजट उन्होंने इस मर्तबा बनाया है, क्योंकि पेंशन में अब तक जो ज़राए के मुताबिक है वो 3.5% जो है वो इजाफा होगा, जबकि तनख्वाहों में जो है वो 8% तक इजाफा बताया जा रहा है। इसके साथ ही कम से कम जो उजरत है वो 44,000 से ज़ायद तकरीबन जो है वो रखी गई है। और इस वक्त इस मरतबा इस बजट में नई कोई तरक्याती स्कीमें नहीं हैं, अलबत्ता जो पुरानी स्कीमें हैं उनके लिए भी कुछ जो है वो रकम मख्तस की गई है। सबसे पहले मैं बात करूंगी कच्छ एरिया की। कच्छ एरिया के लिए 1 अरब का खुसूसी फंड मख्तस किया गया है और इसके साथ ही साइंस और टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो उसकी स्कीमों में 40 करोड़ रुपए जो है वो मख्तस किए गए हैं। माहौलियात ऑब्वियसली इस वक्त जो है पूरी दुनिया जो है वो क्लाइमेट चेंज का उन्हें मुश्किलात दरपेश है। और अगर बात करें हम सिंध की तो उसके लिए जो माहौलियात मौसमियाती तब्दीली के लिए जो बजट रखा गया वो 541 मिलियन रुपए जो है वो रखने की तजवीज़ दी गई है। इसके साथ ही सिंध के तरक्याती बजट जो है उसमें 30% रिकॉर्ड कटौती होगी, यानी जो रवां साल का बजट है उससे 28% या 30% जो है वो कम इस मरतबा बजट रखा गया है। 270 अरब के तरक्याती प्रोग्राम्स में
3,715 स्कीमें रखी गई हैं। इसके साथ ही 11वीं मरतबा ऑब्वियसली ये बजट पेश होने जा रहा है। बात करें अगर हम अमन व अमान की सूरत हाल की, तो उसके लिए 6 अरब से ज़ायद की रकम जो है वो मख्तस की गई है, और कम से कम उजरत जैसे मैंने बताया कि 44,000 से थोड़ी ज़्यादा जो है हो सकती है, या ऑब्वियसली 44,000 ही रखी जाएगी। इसके साथ ही वफाकी हुकूमत की जानिब से 164 अरब के तरक्याती ग्रांट जो है वो मिलने का इम्कान है। और स्कूलों की तामीर की अगर मैं बात करूँ, तो स्कूलों की तामीर के लिए 150 अरब रुपए जो है वो रखे जाने की तजवीज़ दी गई है। इसके साथ ही महकमा तालीम के जो बजट का तकरीबन 90% जो होता है ना ज़ुहैब, वो जो है वो तनख्वाहों में चला जाता है, पेंशन्स में चला जाता है महकमा तालीम के एम्प्लॉयज़ की। तो पीछे जो है वो 10% बचता है। तो 10% में उन्हें एक मुश्किल है कि बहुत बड़ा काम करना है, ऑब्वियसली सी बात है। और इसके साथ ही आज तकरीबन 2 बजे के बाद ये बजट पेश 2 बजे के बाद बिल्कुल ये पेश किया जाएगा। अहम बिल्कुल उसमें सवालों के जवाब मिल जाएंगे जो बजट पेश किया है उसमें। तो ये हमें जमजम बता रही थी। अब हमें एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद कुछ बात होगी। पैसे कम है, खर्चा बहुत खर्चा बहुत है। छोटी सी बात जो मुझे समझ आई वो यही है, ये बिल्कुल सही कहा, आमदनी घटनी, खर्चा रुपया और पैसे न को। एक ब्रेक के बाद वापस नो मनी। हाँ। रोज़ाना की बुनियाद पर हम क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात करते हैं और रोज़ाना इस तरह के वाक़यात अब तो रिपोर्ट हो रहे हैं। पता नहीं ये क्या हो रहा है जी, मतलब और जून में खास तौर पे कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा जहां किसी बच्ची की रेप और मर्डर की बात ना की गई हो। आप फ़ोन उठा के ना कुछ देखने से ना दिल डरता है कि पता नहीं अब किस बच्ची के साथ जो है कोई ज्यादती हो गई हो। और मुझे लग रहा है कि ये दिन नहीं, अब ये घंटों में शायद जो है बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि इंतहाई तशवीशनाक एक और रिपोर्ट हुआ। झंग से 17 साल की फर्स्ट ईयर की तालिबा हैं ईशाल फातिमा, जैसे इनका इंतकाल हुआ, इंतकाल से पहले के जो हालात वाक़यात थे और उसके मुताबिक उनके वकील और उनके वालिद भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अगवा किया गया है, अगवा करने के बाद तशद्दुद किया गया, रेप किया गया है और फिर उसको छुपाया जा रहा है। पुलिस उनसे कोऑपरेट नहीं कर रही है, पुलिस इस मामले को कोई और रंग देने की कोशिश कर रही है। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई और उस पोस्टमार्टम में ज़्यादती के शवाहिद नहीं मिले। ठीक है, अब वो जो जिन लड़कों को गिरफ्तार किया गया है क्या उनके टेस्ट लिए गए हैं या नहीं लिए गए, तो बड़ा एक ऐसा मामला है जिसमें बड़े सवालात हैं। ये फैमिली तो कह रही कि नहीं, हम नहीं मानते इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को। तो और क्या हुआ इतने दिन बच्ची के साथ और ये लोग कौन थे, क्यों उसको लेके गए, फिर वापस उसको छोड़ के गए हैं इस हालत में। इट्स टेरिबल। मलिक अरसलान शौकत ने हमें ज्वाइन किया है और इस स्टोरी को फॉलो कर रहे हैं, नुमाइंदा 365 न्यूज़। जी मलिक, आइए, ये कैसे हुआ वाकया और पुलिस क्या कह रही है, वालिद क्या कह रहे हैं लड़की के? आज बिल्कुल ज़ोहैब देखें कि ये वाकया जो है ये 4 जून को जो है वो पेश आता है, जहां से वालिद जो इरशाद हुसैन है उसके मुताबिक यह है कि बच्ची घर से कपड़े लेने के लिए जो है वो बाजार निकलती है और उसके बाद से वो लापता हो जाती है। फिर इस वाकये का मुकदमा जो है वो 7 जून को थाना सप्लाई टाउन में जो है वो अगवा का दर्ज होता है और अचानक से एक कॉल जो है वो वालिदा को जो है वो मसूल होती है कि आपकी बेटी जो है वो निजी हॉस्पिटल में जेर इलाज है और उसकी हालत खासी जो है वो तशवीशनाक है। तो वालिदैन जो है वो गम से निडाल होकर हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। जब जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी बच्ची जो है वो शदीद तशवीशनाक हालत में जो है वो वहाँ पर एडमिट है और जो उसको एडमिट करवाने वाले लोग थे वो वहाँ से गायब हो गए हैं। ये मामला मीडिया पर हाईलाइट होता है, 365 न्यूज़ इसको हाईलाइट करता है। उसके बाद पुलिस और इंतजामिया जो है वो हरकत में आते हैं, अस्पताल से CCTV का रिकॉर्ड लिया जाता है और मुल्जिमान को जो है वो ट्रेस करने की कोशिश की जाती है। और फिर जो है वो तकरीबन कोई 1.5 दिन के बाद जो है वो तमाम जो मुल्जिमान थे चारों, उन्हें जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाता है। मरकजी मुलजिम जो इसमें खलील रहमान है उसे जो है वो लाहौर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। मुबैना तौर पर जो है वो यहाँ पर ड्रग्स का जो है वो इस्तेमाल जो है वो किया जाता था और जराए की जानब से हमारे ये बताया गया है कि 4 जून को जब बच्ची घर से लापता हुई तो इसका राब्ता खलील रहमान के साथ हुआ। खलील रहमान ने जो है वो इसे मुबैना तौर पर जो है वो अगवा करने की कोशिश की और एक अपने दोस्त जो उसका हसीद है जो उसने मुलजिम है साथ, उसके जो है वो घर ले गए और वहां पर जाकर जो है वो बच्ची को जो है वो मुख्तलिफ जो है तरीकों से इसको डोज लगाते रहे, नशा आवर जो है वो डोज दी गई है
तो इस जिमन में जो है वो पुलिस की जानब से 7 जून को जो है वो इस वाक़े का मुकदमा जी। दर्ज कर लिया जाता है, जबकि दूसरी तरफ 8 जून को इसमें जो है वो पोस्टमार्टम से पुलिस मुताल्लिक का बताएं, पासपोर्ट- नहीं मलिक पोस्टमार्टम हुआ या नहीं हुआ? जी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है वो अभी तक फाइनल नहीं हुई, जबकि इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो बच्ची के साथ ज्यादती और इस किस्म का जो कोई भी मामला है वो अब तक जो है वो साबित नहीं हुआ, जबकि पुलिस के खिलाफ जो है वो वालिदैन की जानब से शदीद जो है वो डीपी ऑफिस के बाहर एहतजाज किया गया। पुलिस की जानब से जो GIT कायम की गई थी इस सारे सिनेरियो में, उसको भी जो है वो रिजेक्ट किया गया और वालिदैन की जानब से ये कॉज कहा ऑफ गया डेथ है, इसमें क्या पता है? रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ क्या है? रिपोर्ट में मुबैना तौर पर जो डॉक्टर्स की जानब से बताया गया कि इसमें जो है वो नशा आवर कोई भी जो ऐसी चीज है वो इस्तेमाल नहीं हुई, सिर्फ जो है वो इंजेक्शन का जो है वो इस्तेमाल किया गया, जो डॉक्टर है उसकी जानब से बताया गया। जबकि जब बच्ची हॉस्पिटल में दाखिल हुई थी तो बच्ची का जो शुगर लेवल था ये 580 से भी तजावज कर गया था और उसका जो BP था ये 80 और जी 110 के शुगर लेवल की बात की। बहुत शुक्रिया मलिक अरशद, आपने अपडेट किया हमें ज्वाइन किया है सारा अहमद, चेयरपर्सन है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, और हमें ज्वाइन किया है एडवोकेट सैयद नुसरत अब्बास साहब ने, जो कि लवाहिकीन के और बच्ची के वकील है। आप दोनों का शुक्रिया। सबसे पहले सैयद नुसरत साहब, आप ये बताइएगा कि इसमें तो बड़े सवालात खड़े हो रहे हैं, फैमिली और आपकी तरफ से जो इल्ज़ामात पुलिस पर लग रहे हैं, पुलिस ने पोस्टमार्टम में नजर आ रहा है कि ज्यादती नहीं हुई, आप लोग कह रहे हैं कि ज्यादती की गई है बच्ची के साथ, ये क्या मामला है? ये मैं इंतहाई मशहूर हूँ चैनल 365 का कि उन्होंने जो कंप्लेनेंट साइड का वर्जन है वो ऑन बिहाफ ऑफ मी जो है वो लेने की जो है जनाब, ये बहुत बड़ी काविज थी। तो इसमें ये है कि जो साइन ऑफ वायलेंस हैं वो जब उस बच्ची को गुस्ल दिया गया और एट द टाइम ऑफ ये जो गुस्ल था उसके जो सेंसिटिव पार्ट्स थे या बॉडी पार्ट्स थे जनाब, उस पे जो है साइन ऑफ वायलेंस भी थे और उस बच्ची बेचारी के साइन ऑफ रेजिस्टेंस भी थे जनाब। तो वो जो वोमेन मेडिकल ऑफिसर हैं या DHQ का जो अमला है, उन्होंने अक्यूज साइड से जो है वो इंटरमिंगल होके बामसाज बात होकर जो है वो जो मेडिकल है या पोस्टमार्टम जिसको हम कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, लीगल लैंग्वेज में, तो वो उसको मनूवर किया है, मैनेज किया है जनाब। तो ये पोस्टमार्टम की बात आ गई जिसको अक्यूज ने मैनेज कर लिया, तो जिसके खिलाफ हम लीगल रेमडी जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। और जहाँ तक पुलिस का ताल्लुक है तो हम कहते ये हैं, हमारा मुतालबा ये है, यानी कि लवाहिकीन का मुतालबा ये है, जो इशाल फातिमा जो बेचारी मजलूम बच्ची थी, और आप बिलीव करें कि मैं क्रिमिनल साइड पे प्रैक्टिस करता हूँ और ज़्यादातर मेरे पास रेप केसेस होते हैं जंग में, और मैं आपको वसूख से बताता हूँ कि ज़्यादातर 70% मैं केसेस डील करता हूँ जो सेक्सुअल वायलेंस के हैं जनाब। तो ये बड़ा स्काई रॉकेटिंग जो है ये कंडीशन जा रही है, बहुत ज्यादा जो है जनाब ये जराइम जो है माशरे में। जी नहीं, माशरे में तो है लेकिन जंग में बहुत है। जंग में तो अब काफी दफा वहां से खबर आती है कि ऐसे प्रेडेटर्स और ऐसे शैतान वहां घूम रहे हैं, ना जो बच्चों को छोड़ते हैं ना लड़कियों को छोड़ते हैं। तो जंग में तो बड़ी सख्ती होनी चाहिए। आप बिल्कुल सही फरमाइए मुहतरमा जी। आप सूरत हाल ये है कि हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप हमारे साथ ही रहिए, आप हमारे साथ ही रहिए। सारा साहिबा को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। सारा साहिबा, ये इंतहाई तशवीशनाक है, एक तो क्राइम होना इट्सेल्फ बहुत ही तशवीशनाक है कि क्या कर रही है लॉ इन्फोर्समेंट वहाँ पर, और फिर उसके बाद मैनूवर करना, उसकी इन्वेस्टिगेशन को मतलब किसी तरीके से उसमें हिंडरेंस डालना, ये सारी चीज़ें तो इससे ज़्यादा एडिंग इंसल्ट टू द इंजरी ये वाली बात है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो थैंक यू चैनल 365 एंड आपकी टीम जिसने ये इशू हाईलाइट किया, एंड आई एग्री कि ये बहुत ज़्यादा इशू ये वाक़यात हो रहे हैं। इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम इस तरह का वाक़या सामने आया है। एंड जो आप कह रहे हैं ये भी होता है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया जाता है, और होता ये है कि फिर विक्टिम की जो फैमिली है वो डिसहार्टन होकर पीछे हट जाती है। और मैंने बहुत सारी कॉम्प्रोमाइज सिचुएशंस भी देखी कि उनको पैसे ऑफर करके उनको खामोश करवा दिया जाता है। इसमें जो है वो बेसिकली हमारा जो इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन है, जुडिशरी का अमल है, मुझे ये बहुत स्लो लगता है, और इसके स्लो होने की वजह से ये कॉम्प्लिकेशंस होती हैं एंड विक्टिम को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलती। विक्टिम की फैमिली को, विक्टिम को तो उनको हरासा भी किया जाता है। जिस तरह ये इस वाले केस में वो कॉम्प्लिकेट किया जा रहा है
इसी तरह मैंने बहुत सारे और भी केसेस देखे। बट आई वुड लाइक टू से समथिंग कि जो इनके लॉयर हैं, मैं चाहती हूँ कि वो ब्यूरो की टीम इनको कांटेक्ट कर ले और इनके साथ इस पर्टिकुलर इंसिडेंट पे जो है ना वो काम करे, ताकि हम कहीं नतीजे पे पहुंच सकें और कोई भी सबूत जिनको मिटाने की कोशिश की गई या ताकि सज़ा ना मिले, उस पर हम वी वांट टू हेल्प एज चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो। बिल्कुल सारा, लेकिन कहीं हमारा बड़ा फेलियर है क्योंकि इतने ज़्यादा बढ़ते हुए रेप केसेस ये कंट्रोल में नहीं है और ये जो रेड लाइन है ये क्रॉस होती जा रही है एवरी डे। तो अब ये बड़ी सीरियस इसके जो है ना दिखाने चाहिए कॉन्सिक्वेंसेस, सजाएं, चाहे फायरिंग स्क्वाड हो, चाहे पब्लिक हैंगिंग हो, बट समथिंग स्विफ्ट एंड इमीडिएटली, क्योंकि इससे मुल्क का नाम इतना बदनाम हो रहा है और कोई बच्ची अब सेफ नहीं फील कर रही है, कोई माँ नहीं अब सुकून से सो रही रात को। जी नादिया, आई एग्री विद यू। इसीलिए जो ये सीसीडी का डिपार्टमेंट है वो भी कायम किया गया पंजाब हुकूमत की तरफ से, और उन्होंने बहुत सारे ऐसे केसेस में इमीडिएट जो है ना वो मतलब रिलीफ दी और हेल्प किया है। तो दैट्स व्हाई दिस डिपार्टमेंट वाज फॉर्म्ड आल्सो, दे आर आल्सो वर्किंग वेरी इफेक्टिवली। लेकिन दिस इज अ बिग सोशल इशू, ये दिस इज नॉट ये कोई वन ऑफ इशू नहीं है, ये पूरा माइंडसेट है और इसके पीछे बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत है कि इन वाक़यात को प्रिवेंट किया जाए। तो ग्रास रूट लेवल पे जाके अवेयरनेस कैंपेन्स एंड इवन पुलिस का विजिलेंट होना एंड फौरी एक्शन लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ये देखिए ना, ये तो सीधा सीधा इसमें तो केस चले भी क्यों, ये तो सामने नजर आ रहे हैं, इनसे तो कोई पूछना कि भी क्या रह गया। जी बिल्कुल ऐसे रह गया यहाँ तो सिर्फ मैं आपको बताऊं ये कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, सजाएं और इतनी खौफनाक सजा हो इन लोगों को, इतनी खौफनाक सजा दी जाए ताकि डरे लोग, आदमी सो ना सके रात को सुकून से अपने घर में, कहीं घर से बाहर निकले तो डरे, किसी औरत को लड़की को देखिए नजरें झुक जाएं उनकी। ये प्लीज इसका, और ये जंग स्पेशली सारा जी, जंग में क्या हो रहा है, जंग में बहुत फ्रस्ट्रेशन है, ये प्लीज इधर देखें। यहाँ वहाँ के लोगों की मुझे फिक्र होती है, उनकी बच्चियां उनके बच्चों का क्या होगा, शैतान घूम रहे हैं ऐसे यहाँ। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अनफॉर्चुनेटली अभी हमारा ब्यूरो वहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन इन द नेक्स्ट 3 months हम जंग में भी अपना ऑफिस खोल लेंगे, सेंटर खोल लेंगे। सो विल बी एक्टिवली वर्किंग इन जंग ऑल्सो। अभी भी हमारी जो टीम है फैसलाबाद की वो जंग के केसेस कर लेती है इंटरवीन, बट वील हैव अ प्रॉपर सेंटर इन द नेक्स्ट 3 months इन जंग ऑल्सो। जी और सारा सवाल जैसे आप कह रही है ना कि वो एविडेंस वेस्ट हो जाता है और बहुत मतलब एफिशिएंटली काम नहीं किया जाता, इसके बरक्स एविडेंस को वेस्ट किया जा रहा है यहाँ पर। तो इस केस में तो ऐसा लग रहा है कि खुद कोशिश की जा रही है कि जो मतलब इतनी कमजोर प्रोसिक्यूशन हो। जी आपसे ही मैं आपकी तरफ बढ़ा था नुसरत साहब, ये जो बच्ची है ये गई अब टेलर के पास, उसके बाद अपनी एक फ्रेंड से भी मिली, फिर मोबाइल फोन इनका बंद हो गया, फिर ये 3 लड़के इनको छोड़ने आए यहाँ पर हॉस्पिटल। इन तीनों को पकड़ा है या नहीं पकड़ा, इनसे क्या इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इनके टेस्ट हुए हैं, मेडिकल टेस्ट? देखें ये जो केस है सारा साहब भी सुन रही हैं और उनके तवस्सुल से मैं जनाब ये बहुत जो है जो सेक्सुअल वायलेंस है ये एट द पीक है। तो ये बच्ची अबडक्ट होती है 4 जून को और उसकी CCTV फुटेज भी मौजूद है। फिर इसको जो है वो प्लेस ऑफ अकरेंस पे जो है जहाँ बच्ची को जो है वो पिल्स एडमिनिस्टर की जाती हैं, फिर उसके साथ जो है रेप होता है और फिर ये रेप की वजह से और वो पिल्स की वजह से ये बच्ची जो है ये फिर बेचारी जो है इसको जनाब नियर टू डेथ होती है। इसको प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके आते हैं और वहाँ जो छोड़ के ये जो क्रिमिनल्स हैं वो भाग जाते हैं, जिसमें खलीलुर रहमान वन ऑफ द प्रिंसिपल अक्यूज्ड है। तो ये देख के सारी एविडेंसेस मौजूद हैं। CCTV फुटेज जो है ये वकील साहब, ये कौन था ये खलील बंदा, क्या उसको वो बच्ची जानती थी, जान पहचान का था, रैंडम इनका आपस में से कांटेक्ट था कभी? देखें ये जो केस है ना जी, कांटेक्ट है या नहीं कांटेक्ट, ये उसका लेके जाना ये अबडक्शन के जुमरे में आता है। जब मेराफाइड उसकी टेंशन थी कि मैंने इसको लेके जाना है, वहाँ इसके 3-4 और दोस्त थे जनाब जो को अक्यूज हैं और फिर इसको पिल्स एडमिनिस्टर करके चारों ने गैंग रेप उस बच्ची का किया। तो ये प्री प्लान जो है इसमें जान पहचान वाली बात। लेकिन पुलिस इसको केस को खराब क्यों कर रही है, मुमकिन तौर पर आप क्या समझते हैं, क्यों कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है? क्या है प्रोटेस्ट हुआ है और वो जो है वर्ल्ड लेवल आप कह रहे हैं उसको हाईलाइट हुआ और हमारी यही पुलिस को जो है हमारे मतलबात थे और बीइंग काउंसिल जो है जनाब, क्योंकि वो हमारी आपकी जो है बच्ची है, तो यही हम कह रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन शुड बी कंडक्टेड ऑन द मेरिट विदाउट एनी क्वेश्चन, विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट एनी जो है आप कह रहे हैं। नहीं सर, आपका ये कहने की वजह होगी ना कोई, आप कह रहे हैं पुलिस खराब। देखें बहुत एक्सट्रीम पर है बयानात।
आप कह रहे हैं कि बच्ची के साथ, देखिए सर एक सेकंड मेरी बात, मैं ये कह रहा हूँ कि उसकी कोई वजह होगी, आप जो ये कह रहे हैं कि पुलिस करे। जी साहब जो डीपीओ हैं जान के हैं, बड़े मंजे हुए पुलिस ऑफिसर हैं, उन्होंने लवाकिन को यकीन दहानी करवाई है कि इंशाल्लाह आपका केस मेरिट पे होगा और हम आपके साथ तावन करेंगे और मजीद देखते हैं इंशाल्लाह अगर तावन हुआ तो फिर तो ये अच्छी बात है और खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी बात हुई तो फिर हमारे पास सारे फोरम मौजूद हैं, प्रोटेस्ट भी है, एहतजाज भी है और फिर लीगल रेमेडी जो है कोर्ट में हम वो भी अवेयर करें। बिल्कुल, क्योंकि देखिए हॉस्पिटल में आई, वहाँ रेप किट्स भी होंगी, पोस्टमार्टम में क्यों नहीं आया, ये हैरानी की बात है ना। वो तो ले लिए होंगे वहाँ हॉस्पिटल वालों ने। हॉस्पिटल को भी चेक करें, हॉस्पिटल क्या छुपा रहा है और कॉज ऑफ डेथ नहीं समझ आ रहा। जी मैं याद करता हूँ, मैंने पहले भी याद किया कैटेगोरिकली और ये स्टांस है दिएगा लीगल एडवाइजर उनका या लीगल जो आप कह रहे हैं उनको मैं मदद कर रहा हूँ, तो ये है कि इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मैनेज किया गया है, मैनिपुलेशन हुई है और आफ्टर इंडियन मिग्रिंग। ये क्या बासर लोग हैं सर, यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, आपकी तहकीक क्या लिखा क्या है सर, आप बताएं, आप ये नहीं बता रहे। बिल्कुल मैनिपुलेट किया, लिखा उन्होंने, लिखा क्या, कॉज ऑफ डेथ इज व्हाट। जी मैं याद कर रहा हूँ जनाब, मैंने फिर याद करूंगा, प्लीज कर ये कॉज ऑफ डेथ मैनेज की गई है। ये देखिए एक्सेसिव ब्लीडिंग हुई उस बच्ची की रेप की वजह से, फिर जो है जनाब उसको वो जो जहर दी गई, आप कह ले पिल्स जो है वो उसको एक्सेसिव अबंडेंटली जो है वो दी गई बेचारी बच्ची को, तो वो उसके लिए पैदल बन गई जनाब। तो वो जो है जनाब के मेंस्ट्रुअल पीरियड था उस बच्ची का, या पीरियड थे जनाब, तो वो वाली बात जो है इंतहाई गलत है जनाब। सर मैनेज अगर की गई है तो क्या पैसे खाए हैं या कोई बासर फैमिली का कोई लड़का मुलव्विस है, क्या है इसमें वजह क्या है? जी 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 ये देखें बासर लोग हैं, पैसे वाले लोग भी हैं और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है उनका, उन्होंने दोनों चीजें यूज की, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी यूज किया और जो मनी था जनाब, जो रुपया था उसको भी इस्तेमाल किया और मैनेज किया उसको जनाब। हालांकि बच्ची जो है लोग बताते हैं और उसमें काफी एविडेंसेज हैं कि जब उस बच्ची बेचारी को गुस्ल दिया गया तो उसके जिस्म पे जो है वो इंतहाई ब्रूटल किस्म के साइन ऑफ रेजिस्टेंस थे, साइन ऑफ वायलेंस थे, टॉर्चर किया गया था उसको बेचारी। तो ये इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा और इंशाअल्लाह ऐसे जो है मुजरिम जो है जो वैसे लोग हैं दोबारा दरिंदे हैं जनाब। बहुत शुक्रिया एडवोकेट सद अब्बास साहब, आपने वक्त दिया हमें और हम भी दुआ गो हैं कि करार वाकई सजा, सारा साहबा का भी शुक्रिया, करार वाकई सजा मिले जो मुजरिमान इसमें मुलव्विस हैं। लेकिन देखें ना, इंतहाई अफसोसनाक फिर वही तरीका कि ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं और अगर इल्ज़ाम को ही देख लिया जाए, हम इसको ऑथेंटिकेट नहीं कर रहे, ये अभी इल्ज़ाम ही है, प्रूव होना बाकी है कि बासर अफराद मुलव्विस हैं और पैसा चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन को मैनूवर किया जा रहा है, उसको ट्विस्ट करने की कोशिश की जा रही है और ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही हम देखने में आया है। तो ये अनफॉर्चुनेट बात है ना, कैसे क्राइम, आप कहते हैं क्राइम रुके, क्राइम कैसे क्राइम रुकेगा? ये जंग में चल क्या रहा है, ये जंग में हो क्या रहा है, ये बड़ी सोचने की बात है। वहाँ ठीक ठाक जो है ना, आपको कसूर का ये वाक़यात आपको याद है, बच्चे हमें तो याद है, हमें तो आज तक जो है सुकून से नहीं सो पाए और वहाँ के लोग बहुत ख़तरे में। मुझे तो लगता है कि वहाँ की प्लीज़ बच्चियाँ बच्चे सेफ़ नहीं हैं, ख्याल करें और एक मैस कैंपेन शुरू कीजिए जंग में। ये मेरा जो हुकूमत से रिक्वेस्ट नहीं, डिमांड है, करें कैंपेन, वहाँ के बच्चों को उनमें शऊर डालें, एजुकेशन और ये अवेयरनेस इन स्कूल्स। बिल्कुल ऐसे उसके उनके जो फ़ोन है ना सबके पास, फ़ोन के रिंग टोन पे मैसेज आए कि अगर किसी बच्ची को अगर आपने बुरी नज़र से देखा तो ये होगा वो होगा, स्ट्रिक्ट सजाएं। मतलब कि पब्लिक के सामने शहर में एंटर हो जंग के तो जी लटके में हो ये लोग जो रेप करते हैं बच्चियों का, हिम्मत नहीं होगी फिर किसी की। लेकिन ये मैं वो पुरानी फिल्म देख रही थी, उसमें यकीन करें शहरों के अंदर एंटर होते थे ना तो ये लोग लटके होते थे, तो इंसान जो है जो बाहर का शख्स है ना खौफजदा हो जाता था कि नहीं 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 यार इस शहर में जाना है, तमीज से रहना है। जंग में कुछ बहुत बुरा चल रहा है, कुछ बहुत ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहा है, पता लगाएं ये क्या है। मामूल से हटके काम करना पड़ेगा। मैं कहती हूँ ये क्राई फॉर हेल्प है जंग के हर शहरी की तरफ से, हमारी तरफ से, प्लीज हेल्प जंग। 17 साल बच्ची को किडनैप किया जाता है, उसके बाद रेप उसका रिपोर्टेडली होता है और उसके बाद हॉस्पिटल छोड़ के आते हैं वही मुल्जिमान मुजरिमान। यानी ये तो खुलेआम धंधा लाते फिर रहे हैं, उन्हें पता है कि वो इन्वेस्टिगेशन को भी देख लेंगे। आराम से वो आए हैं उस बच्ची को छोड़ने, क्योंकि उनको पता है वीडियो बना लो, पिक्चर बना लो, नहीं वो ब्रूसेस हैं उसके, वो निशानात मौजूद हैं जैसे वकील साहब कह रहे हैं। तो क्या मतलब पोस्टमार्टम के लिए नहीं ये चीजें सामने आई, ये नहीं देखा गया ये? तो खैर इस मामले को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, हायर ऑफिशियल्स को, अथॉरिटीज को नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस लिया भी गया है, बड़ी सीरियस बात है और मुजरिमान को सजा मिलनी चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जस्टिस फॉर जंग। जी।
कमाल शख्सियत हमारे अभी आई हैं शो पे, मैं इनसे अभी हाल ही में मिली। जी, जी। इनके ड्रामे में देखती थी, तो वो कहती थी यार ये बंदी ज़बरदस्त कुछ तो कॉमेडी, है। ज़बरदस्त कॉमेडी जो है ना क्रिएट कर रही हैं अपने सीरियल्स में। इनके सीरियस भी जो प्लेज हैं, कलंदर जिसको हमने रिव्यू किया था, बड़ा कमाल था। फिर हीर द हीरो रमज़ान में देखा वो ज़ुहैब। बिल्कुल ऐसे जब भी उनकी कास्ट से कभी मिलती थी ना, तो भी आपने बड़ा अच्छा काम किया। वो हमेशा डायरेक्टर का ज़रूर जिक्र करते थे, अरे भाई जो साइमा है ना वो सीन बनाती हैं। तो मैंने सुना, मैं कहा बड़ी अच्छी बात है, तो इसलिए उनका नाम हमेशा याद रह जाता था। और उसके बाद इत्तेफाक हुआ मुझे उनके साथ काम करने का अभी हाल ही में जोरा जबी। ईद के लिए जो टेलीफिल्म की जोरा जबी, जिसमें पहले एक मेल डायरेक्टर थे, जब उनसे मैंने बात की हम किसी चीज़ पे एग्री नहीं किए। मैंने उनसे कहा जी ये लड़की कलर्ड लेंस पहने मुझे लग रहा है नो, ये ज़रा ब्राइट कपड़े पहने नो। मैं कहा ये डायरेक्टर से यार ये क्या बनेगा, ये तो कुछ और सोच रहे हैं, मैं कुछ और सोच रही हूँ, डजेंट मैटर, लेकिन जो डायरेक्टर कहते हैं दे आर ऑलवेज राइट। फिर इन हुई साइमा वसीम, और जो फिर इन्होंने मुझे बताया अबाउट द कैरेक्टर, वो मेरी सोच से भी 10 स्टेप आगे था। जोरा जबी बहुत डिस्कस हुआ, शदीद डिस्कस हुआ इस ईद की। आई थिंक सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट मैं कहूँगी कि टेलीफिल्म थी। मैं आपको बताऊँ, उसका मैं फुल क्रेडिट देती हूँ टू दिस वुमन राइट हियर। क्या बात। शी इज़ अमेजिंग। तो हमारे साथ ज़बरदस्त डायरेक्टर साइमा वसीम साहब आए हैं, और देखिए डायरेक्टर वही जो मुआशरे के हर पहलू को अब दिखा दिया आपने अपने में। तो अस्सलाम वालेकुम, कितनी प्यारी है, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? हैं? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। तो ये आपकी अभी तो आधी से भी कम तारीफ की है नादिया ने। नहीं, ज़्यादा की है। बड़ी इम्प्रेस्ड हूँ। और आज और जो जहन में सवाल भी थे ना, साइमा आज कुछ क्लियर भी करेंगे बातें जोरा जबी को लेके, कुछ अगर किसी सीन्स पे जो बहुत अच्छे थे क्यों अच्छे थे, और अगर किसी को किसी जगह प्रॉब्लम भी थी, कोई सवाल था, उस पर भी हम बात करेंगे। आप तैयार हैं? बिल्कुल मैं क्यों तैयार नहीं होंगी, मैं डायरेक्टर थी, मैंने बनाया है, कुछ सोच के ही बनाया होगा, बगैर सोचे समझे तो नहीं यानी उन बनाया डायरेक्टर्स में से नहीं आपके, अगर ड्रामा थोड़ा सा मैंने नहीं, मुझे राइटर नहीं कर दिया था, प्रोड्यूसर ने नहीं, मैं ओन करती हूँ, जो किया है वो मैंने किया है, क्यों किया, किस लिए किया, तो मुझ पर कोई गन ताने हुए नहीं था, तो मैंने किया है तो मैंने किया है। क्या रिस्पॉन्स क्या था जोरा जबी के बाद, क्या रिस्पॉन्स आया पहले दिन, दूसरे दिन? ये भी होता है ना, जितना दिन देखिए, गुजरते सबसे हैं। पहले रिस्पांस हमें जो मिलता है वो हमें एडिटर से मिलता है। जब हमारी जो एडिटर जो होते हैं या एक एडिट टीम जो होती है, जब उस रूम में जाओ और लोग जो आपको देखें क्या बनाया है, या वाह उस सीन में मज़ा आया, तो हमें सबसे पहला रिस्पांस वहाँ से मिलता है। मैंने बहुत अरसे बाद हम टीवी के लिए टेलीफिल्म की, तकरीबन 8 से 10 साल बाद। तो जब मैंने वहाँ पे जोरा जबी के शॉट्स गए और सारी चीज़ें वहाँ पे एडिट के लिए गई, तो हमने जब देखा और मैं जब वहाँ एंटर हुई तो मुझे एडिटर कहा, साइमा जी क्या बना दिया आपने फिल्म? मैंने कहा क्या बुरा हुआ कुछ? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? फौरन ही बंदा एक सवाल करे, क्या बुरा हुआ, क्या गलत हुआ है? क्या आप एक तंजिया भी करते हैं ना आपके डायरेक्टर से लोग, कि आपने क्या किया ये? तो मैंने कहा क्या किया मैंने? यार हमारे तो हंस के पेट में दर्द हो गया, हम तो एडिट करते हुए इतना हंस रहे थे, एंटरटेन कर रहे थे। तो देखिए एडिटर किसी जगह बोर नहीं हुआ, असिस्टेंट एडिटर किसी जगह नहीं हुआ, और एडिट करते करते हंस रहे थे। तो वो मेरे को ना रिश्तेदार थे और ना मैं उनके साथ रोजाना काम करती हूँ, तो सबसे पहला रिस्पांस मुझे उनसे मिला। यानी जितना कीनली एडिटर देख रहा है, उससे ज्यादा कोई नहीं देखता, उससे ज्यादा, क्योंकि वो हमारा बुरे शॉट्स भी देख रहा होता है, अच्छे शॉट्स भी देख रहा होता ड्रैग हो रहा है तो वो देख रहा है, सब देख रहा होता है कि हमने कितना बुरा शूट किया और कितना अच्छा शूट किया है। उसके बाद नेक्स्ट रिस्पॉन्स, फिर नेक्स्ट रिस्पॉन्स चैनल का। चैनल बहुत खुश था कि वाओ ये तो बहुत मज़े किए, तो हमने जितनी पूरी टेलीफिल्म देखी हमने 1 गो में देखी, हमें कहीं बोरी नहीं हम करे, हमें पता ही नहीं चला टाइम कैसे गुजर गया। तो ये मेरे लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, सबसे पहले एडिटर, और उसके बाद चैनल में जब प्रीव्यू होता है तो आपका बहुत बड़ा एक होता है कि यार इनको कैसी लगी, पता नहीं कहीं, क्योंकि चैनल का ये होता है कि इस टाइप की चाहिए हमें, ऐसा चाहिए, रेटिंग इस पे आएगी, प्लीज़ आप ज़्यादा इसको। अच्छा, फिर तनकीद भी बहुत हुई है उस पर, डायरेक्ट आते हैं तनकीद भी एकदम पहले जब शुरू हुआ ना, तो कुछ वीडियोस बनी, तनकीद से पहले ना दिया कि हम तनकीद अच्छाई तो छोड़ दें। आपका जो बड़ा बोल्ड मूव था वो ये था कि मुझे कास्ट करना, वो तो वेरी फर्स्ट डे पता था नादिया कह रही हैं और मैं कह रही हूँ, तो तनकीद तो होगी बिल्कुल। अगर आपको मैं बिल्कुल मेलो भी बना देती जी अच्छा, तो उस पर भी होती कि नादिया को पता नहीं था, नादिया को पता नहीं था कि जोरा जबी, तो एक जब भी जोरा जबी नाम आया है कभी भी इंडस्ट्री में, किसी ड्रामे में, किसी फिल्म में, तो जोरा जबी तो फिर जोरा जबी ही होती है। आप चाहे 90s 60s के फिल्म उठा के जोरा जबी का कैरेक्टर कोई उठा के देखें, चाहे सीरियस मूवीज में, उस पर तो जोरा जबी तो जोरा जबी, बड़े बड़े नाम इस नाम से गाने बने कुछ ही मकोड़े, जिनको मैं कहती हूँ कोड़े अब बोलते हैं अपने मुंह से, अपने ना खुद ही पहले दिन ही आ गया जी, बड़ी ओवर एक्टिंग थी, बड़ा बुरा, चलो कोई नहीं आया। मैंने पहली दफ़ा देखा, शायद पहले भी होता हो,
लोग जो ऑडियंस है वो खड़े हो गए। उन्होंने जो फिर इनकी क्लास ली कि सॉरी जी आपने देखा है, हमने देखा है। जब मैंने ड्रामे के नीचे टेलीफिल्म के कमेंट्स पढ़े तो मुझे मैं बड़ी इमोशनल हुई कि लोगों को इतनी पसंद आई और उन्होंने बहुत बहुत तारीफ की जोहरा जबी के कैरेक्टर की और ये कि जिस तरह उसको प्ले किया है। ये सही है, इसकी क्रिटिसिज्म की तो हम बात करेंगे ना, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि देखें आप डायरेक्टर्स एक्टर होते हैं, ये नादिया भी आपकी ज़ाहिर से, लेकिन डायरेक्टर बनाने वाला एक्टर और एक्टर को परफॉर्म करना उसकी इंस्ट्रक्शंस में। तो नादिया को जब आप सोच रही थी कि नादिया ही इस रोल के लिए सूटेबल है और इसी कैरेक्टर के इर्द गिर्द रोटेट करना है स्टोरी को, तो वो आपको कैसी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक रही नादिया? मैं आपको बताती हूँ, मैं बिल्कुल बताऊंगी आपको। नादिया ने, आप लोगों ने अपने शो पे मेरे ड्रामा, जैसे आपने बताया कलंदर भी डिस्कस किया, दिल नादान भी डिस्कस किया, उसकी अच्छाइयाँ भी होती थी, ही द हीरो इन्होंने डिस्कस किया और हमेशा मुझे कहा नंबर 1 डायरेक्टर, नंबर 1। तो मुझे इतने बड़े बड़े नाम होते थे उसमें, ड्रामे भी बहुत बड़े बड़े थे और उसमें आता था नंबर 1 डायरेक्टर। तो तब भी मुझे ये था कि मैंने कोई फ़ोन वोन आपको नहीं किया या मेरी कोई पर्सनल नहीं थी, मेरे काम पे ही मुझे क्रेडिट मिला, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जब नादिया का नाम आया तो मैंने कहा अच्छा चले, मज़ा आएगा, नादिया के साथ करेंगे। मेरी वेरी फर्स्ट डे इनसे फ़ोन पे बात हुई और मैंने कहा मैं इस तरह से सोच रही हूँ। इनका मुझे कोई दूसरा आया ही नहीं कि नहीं, नो नेवर। तो मुझे लगा कि शायद हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई। फिर फर्स्ट डे हम मिले, फर्स्ट डे हमने पहले ही किया था बड़ा वो सीन, आपको शायद याद हो कि जो यासिर के साथ, और वो पहली दफ़ा मिली और बीच का सीन था क्योंकि शुरू का कैरेक्टर बनना था और एंड उसका होना था, वो बिल्कुल सेंटर का सीन था जो व्यूवर्स भी जानते हैं कि कहाँ का सीन था। तो मैंने इनको कहा कि आप ये सीन करें और इस तरह सीन होगा। तो बड़ा ठहरा हुआ सीन था, कम कम बोलती हूँ, अच्छा जी, शर्माते हुए। तो मुझे एक मेरे ऑफिस से भी फ़ोन आया जब वो सीन रिकॉर्ड होके गया कि ये आपने तो इतना सीरियस इनको क्यों रखा है, इनको तो लाउड करें। मुझे सीरियसली मुझे चैनल से फ़ोन आया, मैंने कहा प्लीज़ ये बीच का सीन है, मुझे मेरे हिसाब से करने दें। और अल्हम्दुलिल्लाह चाहे वो हम टीवी हो या 7 जब पहले स्टार्ट ऐसे हुआ, हाँ, अगला जब सीन हुआ ना, अच्छा तो मैं समझी कि चाह ही रही है ना, और मैं फुल आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर, मेरा अपना स्पीड टेम्पो कुछ नहीं, मैं है ना, ये 100% ये बहुत। अब अगर आप उसको ओवर कहें, अंडर कहें, जबरदस्त कहें, बुरा कहें, ये डायरेक्टर का कमाल है जो उन्होंने जिस तरह का लुक दी और कैरेक्टर से बुलवाया। अच्छा सेकंड सीन में क्या टोन थी जरा वो बताएं जो मैं। अब उसके बाद इन्होंने कहा कि इस तरह से बोलने लगी कि जी अच्छा, मैंने कहा नहीं, एक सांस में बोलना है आपने, भाइयों पे रोब है, बड़ी बहन ऐसी है ये कि ये तो बोलने नहीं देती, ये कह रही है करके तो दिखाओ, मैं हूँ। वहाँ मामला कुछ और है, यहाँ भाइयों पे तो रोब है। ये एक हमारा पूरा माशरा सब जानते हैं ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। मतलब आप अपने अपने सब घरों में देखें, जिसकी बड़ी बहन होती है वो छोटे भाइयों को तो 4 चपेड़े भी लगा देती है। बोल के बताती थी मुझे, ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ है, वरना मेरे को डायरेक्टर्स छोड़ देते हैं, कॉमेडीज को आती है। इन्होंने कहा ऐसे एक एक लफ्ज, एक एक जुमला, ये ऐड करो, ये निकालो, एग्जैक्टली मैंने इनको कॉपी करके बोला। क्या बात है। क्योंकि कैरेक्टर वो कहाँ से आया, ये जोहरा जबी का जो स्टाइल था? देखिए जोहरा जबी मेरे इर्द गिर्द बहुत सारी होती हैं, और ये तेरी साइड पे हो जाना, मम्मी सुन लेंगे, इधर उधर हो जाता। आप बताएं, मेरे सामने बहुत सारी आती हैं, हमारी इंडस्ट्री में भी बहुत सारी हैं। ये जोहरा जबी हमारी इंडस्ट्री में हमारे पास बहुत सारी, सॉरी टू से आप लोग नाराज होंगे मुझसे, लेकिन बहुत सारी ऐसी राइटर्स आती हैं, ऐसे लोग आते हैं कि वो इतने हमसे ऑफिशियल मीटिंग के लिए आते हैं तो वो झुमके भी पहने हुए होते हैं गोल्डन कलर के, और गोल्डन कलर की वो चप्पलें भी पहने हुए होती हैं और चमकीली बेल लगे हुए दुपट्टे पहन के। अच्छा हम कहते हैं अच्छा ये इन्होंने लिखा है, कभी कभी हम ये शॉक्ड हो जाते हैं। बहुत सारे आप अवार्ड शोज में देखें कि ऐसे आते हैं, जैसे वलीमे में आए हुए हैं, तो लोग हैं ना ऐसे, क्यों लोगों मुझे देखिए मेरी कोई पर्सनल, मैं नादिया से पहली दफ़ा जोहरा जबी पे मिली थी। उससे पहले शायद हम अवार्ड शो पे हम मिले थे, हम टीवी का अवार्ड शो था लाहौर में, मुलाकात हुई थी, तो बहुत हमारी रिस्पेक्टफुली एक मुलाकात, जी आप इस तरह की काम नहीं किया था साथ। तो मैंने इनको कहा मेरे दिमाग में ये कैरेक्टर है, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत क्लियर होती हैं चीज़ें, ये मेरे एक्टर और मेरे प्रोड्यूसर्स जानते हैं कि मुझे बिल्कुल पता होता है फर्स्ट सीन से लेके लास्ट सीन तक का कि मुझे कहाँ लेके चलना है। और जितने एक्टर्स हैं, बड़े से बड़ा नाम, उन सबको पता है जो मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए। एग्जैक्टली इनको भी पता है। मैंने इनको एक सीन में जो कहा था मुज़फ़्फ़र कह रहा है ये तो निकल गया, हक़ है अल्लाह, सच है अल्लाह करते करते, तो ये पीछे क्या कर रही है? कह रही मैं क्या करूँगी पीछे? मैंने कहा आप दुहाई दें, आप लें, या अल्लाह मेरी शादी भी करा दो।
कह रही कैसे करूं, मैंने कहा ऐसे करें, तो इस पे इन्होंने कहा साइमा तो एक्टिंग शुरू कर देना। नहीं ये क्या एक बहन जोरा जबी की आप भी बन जाती हो और नहीं क्यों नहीं, इसलिए नहीं, देखें बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक्टर समझता है डायरेक्टर ऑर्डर कर रहा है और ये करता नहीं है। ये बहुत दफ़ा मेरे साथ हुआ एज अ वुमेन डायरेक्टर। बहुत सारे हजरात थे कि जी कैसे करते हैं, कैसे बोल सकते हैं ये लाइन हम वन गो में इस तरह से। तो फिर मैं स्क्रिप्ट रखती हूँ मैं, और मैं उसकी जगह खड़ी होती हूँ और मैं करके दिखाती हूँ, और मैं टाइमली करके दिखाती हूँ कि इतने टाइम में आपके 2 स्टेप यहाँ पर हैं, 4 स्टेप ये हाथ आपका यहाँ आएगा और ये थप्पड़ आपका ऐसे आएगा। अब अगर देखें कि कोई मुझे कहता है, और वो क्योंकि ये कि नादिया खान से प्रॉब्लम होगी, ज़रूर लोगों को होती है, कि रिव्यूज़ करती हूँ जब से वो शो किया है, बहुत दोस्त बने हैं, दुश्मन भी बने हैं, और कुछ जो वैसे चिड़े होते हैं। अब मसला उनको शो के साथ है, लेकिन ये निकालना नादिया पे, या ये कि सच बोल देती हूँ, यहाँ बहुत दफ़ा अपने मुल्क की बात आती है, आपको पता चुप नहीं रह सकती, तो वो उनके जो दिल में है वो निकालना है किसी तरह। नादिया खान ने ओवर एक्टिंग की जोरा जबी में, आप उनको क्या कहेंगी? मैं इनसे पूछूं। ये पर्सनल जेलसी होती है और मुझे नहीं लगा कुछ, क्योंकि मैं जिस तरह की साइमा वसीम हूँ या डायरेक्टर हूँ, तो मैं बहुत एक चीज़ को, अपने खुद चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करती हूँ, यार मैंने ये गलत किया। जैसे कि आपने कहा था, आपने मेरे ही ड्रामे पे क्रिटिसाइज़ किया था, दिल नादान पे, हमारी एक एक्टर अमर खान पे, लेकिन कुछ चीज़ें एक्सेप्ट हो जाती हैं, किसी का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हर किसी का, नादिया का अलग होगा, आपका अलग, मेरा अलग। और बहुत सारी चीज़ें एज अ डायरेक्टर हमें होता है कि जी ये हमें इस टाइम पे हमें एक्टर्स की डेट, दूसरी चीज़ें, अमर खान ज़बरदस्त एक्ट्रेस हैं, कोई इसमें डाउट ही नहीं है। नहीं एक्सेप्ट किया तो नहीं एक्सेप्ट किया, लेकिन मायरा खान को कर लिया था। आप ये बताएं ना कि अगर कोई ओवर कहता है ये वो, तो उसमें आप ये लोगों को बताना ज़रूरी है कि डायरेक्टर कहता है कि जी आपने इस टोन में चलना है। अब कितनी दफ़ा, अब मैंने पहले शुरू में बोला, मैं कि थोड़ा मैं इसको अंडर कर लूँ, ये आप मुझे क्या कहती हैं? नहीं, मैंने कहा नहीं, इस सीन को लाउड करना है, उस पर तो मैंने बाज़ दफ़ा तो मैंने जो उस पर कहा, मैंने कहा आपने हाथ यहाँ रखना है। मैंने आप इनको बोला, मैंने कहा आप ये हाथ यहाँ रखेंगे, जो हड़ताल वाला सीन था, मैंने बबल हमने डिस्कस किया, मैंने कहा बबल बुलाते हुए जाना है, ऐसी की तैसी तुम लोगों की। एंड शी यूज्ड टू से नादिया मोर लाउडर, ये आपका डायरेक्टर आपसे परफॉर्मेंस करा रहा है। हाँ बिल्कुल, डायरेक्टर। और देखें जब आप कॉमेडी कर रहे हो तो मैं थोड़ा सा, हम भी एज ए व्यूअर उसको देखते हैं, एनालाइज करते हैं, तो थोड़ा सा लाउड रखना पड़ता है। जब आप कोई कॉमेडी कर रहे हैं ना, अगर वो नजर आ रही है लाउड आपको, तो आप एंजॉय करें, एंटरटेन हो उससे, मेरा बजाय इसके कि ये ढूंढे कि नेचुरल यार, ये तो नेचुरल नहीं, मेरा मानना ये सीन स्क्रिप्ट खुद बोलता है। हीर द हीरो में आपने पूरा ड्रामा देखा, अमर खान और इमरान अशरफ थे, उसमें कितना लाउड कर रहे थे, लेकिन जब ड्रामा एंड पे आया तो वो बिल्कुल मेलो और नेचुरल और इमोशनल सीन्स थे। वो ड्रामा और सीन्स वो खुद बोल रहे थे। लाजमी मेरा नहीं मानना कि आपने हंसते हंसते और टेढ़े मेढ़े मुंह बना के आपको लोगों को हंसाना है। आप मेरी जितनी टेलीफिल्म सुना है, मैंने माशाल्लाह बहुत सारी टेलीफिल्म की, मुझे नाम भी नहीं याद, तो उसमें उठा के देखें, वो नॉर्मल एक कैरेक्टर रहेंगे। जोरा जबी ने एक कैरेक्टर था। हाँ, अच्छा, और ये भी है कि लोग इसको, वरना नादिया खान नहीं थी ये। मैंने कितनी टेलीफिल्म्स की हैं, नाम से कोई याद नहीं रखना, किसी को नाम याद नहीं मेरी किसी टेलीफिल्म का। हाँ, वो जो आपने उसके साथ की थी, वो जो मुनीब के साथ थी, भूत बनी थी, वो भूत बना था, इस तरह याद रखते हैं। ये पहली टेलीफिल्म में देखी है, एटलीस्ट जो मेरे एक्सपीरियंस में, नाम से लोगों को याद, नाम से लोगों, अभी भी देखें फैज भाई, जोरा जबी, दे रिमेंबर द नेम। तो ये क्या कैरेक्टर हिट हुआ, ये कैरेक्टर कामयाब है ना, क्योंकि नाम हुआ है इसके साथ। जोरा जबी ड्रामे का, हमारी टेलीफिल्म का नाम जोरा जबी था। मैंने इनको कभी भी, आपको याद है, मैंने आपको नादिया कह के नहीं बुलाया सेट पे, जोरा जबी को बुलाइए, मेरी आदत है, मैं कैरेक्टर के नाम पुकारती हूँ सेट के ऊपर, क्योंकि मैं भी उन्हीं कैरेक्टर के साथ जीती हूँ। जब हमने वो किया, वो जो तन्हा अकेली हूँ, तो ये था नहीं सब कुछ, ये उस कैरेक्टर की थॉट थी जो चल रहा होता है ड्रामों में, टीवी पे, फिल्म्स में, तो वो वही सोचता है ना कि बेचारी वो सबा जो थी वो तन्हा अकेली थी, मैं भी वहीं बैठी थी, उसको साथ। और फिर इम्प्रोवाइज किया इन्होंने, या फिर आपने को मार्जिन देती हैं आप अपने एक्टर्स को कि इम्प्रोवाइज करें? एक्टर्स को मार्जिन देती हूँ, लेकिन क्योंकि नादिया पे मुझे पहले दिन से पता था कि लोग इनके साथ इस तरह करेंगे, मैंने इनको कोई मार्जिन नहीं दिया, मैंने अपनी मर्जी से 100% कराया। मैं बिल्कुल पूछ लें इनसे। अच्छा किया। और मुझे पहले दिन ये डर था कि यार पता नहीं मेरी इनसे लड़ाई ना हो जाए सेट पे, क्योंकि काम करना एक अलग होता है, मिलना एक सोशल, आप मिलते हैं पार्टी में, एक अलग होता है परसेप्शन कुछ। हाँ, तो जब मैंने इनसे मिली और मैंने पहले दिन ये सीन कहा, मैंने कहा इस तरह रखना है, इस तरह रखना है। दूसरे दिन आई, दूसरे दिन हमने, और हमने इत्तेफाक ऐसा था कि हमने दोनों दिन शुरू में आउटडोर काम किया। आउटडोर में वैसे ही डायरेक्टर बड़ा एक ज़ाहिर प्रेशर ज़्यादा होता है, और उस प्रेशर में सिर्फ ये मुझे देखती थी, अच्छा ऐसे करना है, हाँ, मैंने कहा बस इतना करना है, और सीरियसली मैं इनकी आंखों में से देखती, बस इतना ना दिया, इससे ज़्यादा नहीं। मैं बहुत फ्रैंक, बहुत जल्दी नहीं होती।
हमारी आखिरी दिन, आज हम जो बात कर रहे हैं हमारी आखिरी दिन ऑन एयर के बाद शायद इतनी डिस्कस हुई, अदरवाइज अच्छा, इससे पहले जो आपने बात की वो क्या बात की, मुझे समझ नहीं आई बात की। आपने कहा कि राइटर्स होते हैं, नाम उनका होता है और तहरीर किसी और ने की, तो उस शायर वाली बात हो गई कि मुशायरे में शेर पढ़ दिए और किसी और से लिखवा के ले आए और पढ़ दिए। क्या ऐसे डायरेक्टर्स देखिए और ये मेरा writers अपना काम बिल्कुल करें? मेरा अपना एक्सपीरियंस इस तरह से, टेलीफिल्म में तो खैर नहीं, वो जाहिर है कि आपके 40 सीन 35 सीन इस तरह की चीज़ें होती हैं। ड्रामे में आपकी होती हैं 40 एपिसोड 30 एपिसोड। हमारे यहाँ माशाल्लाह से नाम बिकते हैं ज़्यादा, नाम राइटर का, एक्टर का, डायरेक्टर का भी बिक जाता है ना। तो उसमें जब नाम होता है, जब हम पढ़ते हैं, और कुछ लोग पढ़ के करते हैं काम, डायरेक्टर्स भी हो या एक्टर्स भी हो, कुछ कहते हैं कि जी स्टोरी लाइन सुन ली बस सही है। डायरेक्टर जब शुरू से लेके पहले एपिसोड से सीन पढ़ता है, 4 एपिसोड की उसकी लैंग्वेज अलग होती है कैरेक्टर की। उसने बात कर रहा है आप जनाब, 5वें में आ जाता है तू, फिर आ जाता है डायलेक्ट भी चेंज हो गया, तुझे सब चीजें। तेरे को हुई। यानी ये लैंग्वेज कहाँ से कहाँ जा रही फिर है। एक एम्पावर्ड औरत है, किसी को ना जुल्म बर्दाश्त नहीं कर रही, उसके बाद कह रही है ठीक है ओके, फिर क्यों जर्क क्या है, हो नहीं गया, बदल जर्क है गई? उसके अंदर, जर्क तो वो जर्क इसीलिए Character आता है बदल कि एक बंदा निकले। अगर मैं डायरेक्ट कर रही हूँ तो मुझे मैंने आपसे पहले भी कहा कि पहले सीन से लेके मुझे आखिरी सीन तक पता है कि मुझे कहाँ क्या करना है, और किस हम पहले डिसाइड करते हैं ना, अम्मा बोलना है, अम्मी बोलना है, आप बोलोगी या तुम बोलोगी या तू बोलोगी। एक्टर और डायरेक्टर की सबसे पहली मीटिंग कंटिन्यूटी में रहेगा वो चीज़, ज़ाहिर है तो वो क्या राइटर्स को नहीं पता होता कि हम लिख रहे हैं तो हम इस कैरेक्टर से तू कहलवा रहे हैं या हाँ, तुम हम कहलवा खुद ही रहे भूल हैं। जाएं। असिस्टेंट्स कर रहे होते हैं फिर काम मेरे ख्याल से। डेफिनेटली यही होता है। नाम तो वो उनका है। मशीन एक है जो चलानी है और बना के देनी है। इसीलिए हमारे ड्रामे जो हैं बाज के शुरू में बहुत अच्छे होते हैं, बीच में ख़राब हो जाते हैं, बीच में अच्छे होते हैं, एंड में ख़राब हो जाते हैं। तो स्क्रिप्ट और सीन्स में आप कितना उसको देख के उसमें चेंज लाती हैं जनरली भी, जब भी कोई भी ड्रामा करती हैं कितना चेंज करती हैं उसमें? कितना चेंज करती हूँ वैसे मैं थोड़ा सा एक्टर्स को पता ही है कि मैं कोई भी सीन ऐसा नहीं करती कि जो मेरे दिल को ना छू रहा हो। और मैं इसके लिए बहुत बड़ा क्रेडिट दूंगी प्रोड्यूसर्स को। अभी 10 साल 7th स्काई में अब्दुल्ला कादवानी, असद कुरैशी ने मुझे वो जगह दी। हालांकि उनके लिए बड़ा मशहूर है कि वो चेंज नहीं करने देते, लेकिन उन्होंने मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी कि साइमा कह रही है तो उसका मतलब कुछ ना कुछ सही है। खलील साहब के साथ काम करें फिर आप। मैं बिल्कुल नहीं करना चाहूँगी इस तरह। क्यों? क्योंकि जब वो बनाने वाले को नहीं सुन रहा है, क्योंकि मैं बना रही हूँ, मैं सेट पे खड़ी हुई, मुझे मालूम है पसीना किस तरह गिर रहा है, मुझे पता है कि वो एक टाई लेने के लिए कोई गया है, टाई जल गई है तो गया है, तो उस टाई के बगैर सीन करना है या नहीं करना। तो वो जब जो बंदा ग्राउंड की रियलिटी को नहीं जानता, तो यानी हमारे यहाँ वो थोड़ी बन रही, फिल्म थोड़ी बन रही है जी कि जी आपको प्रोड्यूसर को नुकसान हो जाता है, दूसरे लोगों को नुकसान हो जाता है। तो फिर या तो आप सोच के बनाएं कि जी अगर ये चीज़ नहीं होगी तो हमें 2 सीन्स करने हैं। और फिर खलील साहब भी फिर हमारे साथ बैठे हैं ना पूरा टाइम, हर सीन पे हमारे मसले भी सुने ना, डायरेक्टर्स के साथ बैठे। कहाँ बैठते राइटर्स डायरेक्टर के साथ फर्स्ट एपिसोड से लेके लास्ट एपिसोड तक? वो तो कास्टिंग भी बिल्कुल, अपनी तो कराते हैं, वो कहते हैं ये रोल मैंने सोचा हुआ है, discuss करें ना, राइटर आप ये रोल ये लेकिन- करें। आप एक लाइन क्या है ना? एक लफ्ज नहीं इधर से उधर होगा। बिल्कुल ऐसा होता है। अनवर मकसूद के मैंने टेलीफिल्म्स की, वो 10 दिन, गुल खान बाजोड़, साकिन बाजोड़, बड़ा सेंसिटिव इश्यूज थे और सबने कहा अनवर मकसूद का एक लफ्ज़ नहीं ला सकते। सैमा उस वक्त AR पे भी थी, नहीं ला सकते। मैंने कहा मुझे नहीं समझ आ रहा, और क्या यानी अनवर मकसूद हैं तो क्या मतलब है, डायरेक्ट तो मैं कर रही हूँ ना। मैंने उनके कमरे का दरवाज़ा, मैं उस वक्त, मैं तो 2010 की बात बता रही हूँ ये, मैं दरवाज़ा नॉक किया, मैंने कहा सर मैं आ सकती हूँ? तो उन्होंने कहा, पहले मुझे देखा और कहने लगे जी आइए। मैं कहा सर ये स्क्रिप्ट मैं कर रही हूँ और मुझे यहाँ ये लगता है, मुहिब और आमना शेख थे उसमें, और मैंने कहा मुझे ये लगता है कि मुझे यहाँ पे एक गाना डालना चाहिए और ड्रामे में यानी एक एंटरटेनमेंट, और मैं बिलाल का गाना डालना चाहती हूँ और मुझे यहाँ ये चाहिए और मैं इसके एंड में ये चाहती हूँ और ये चाहती हूँ। उन्होंने पहले मेरी पूरी डिस्कशन सुनी, उन्होंने एक लफ्ज़ नहीं बोला और मैंने पूरा बताया मुझे ये लग रहा है, मैं इस तरह करूँगी, मैं इस तरह करूँगी। मैंने कहा जो तुम्हारा दिल चाहे तुम करो, मेरी तरफ से कोई नहीं। अनवर मकसूद से बड़ा नाम कोई नहीं है। क्या बात, क्या तहरीर है उनकी, उर्दू और अदब में, हर चीज़ में। बेशक। तो अगर मुझे कहीं लगा, मैं गई उनके पास, मैंने डिस्कस की, अगर गलत होता तो वो आपको पता है वो मेरी जब मैं एडिट पे होती थी और मैं उस वक्त ज़ाहिर मैं 2010 की बात आपको बता रही हूँ, तो मैं उनको लगा कि शायद गुल खान साकिन बाजोड़ ये ड्रोन हमलों पे थी उस वक्त जब पहला ड्रोन हमला हुआ था, तो वो पूरा एक बच्चे पे कहानी थी। तो वो जब आके ना एडिट देखते थे ना, एडिट देखते थे वो पूरी, वो एडिट बैठ के आगे देखते थे, मैं सिर्फ उनको देखती थी, वो एडिट देखते कि मैं उनको देखती थी। उनकी आंखों से टप टप आंसू गिरे उस बच्चे के लिए। तो मैंने कहा यार ओह यस साइमा हो गया, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये बड़ी कमाल बात है साइमा, पता है बीइंग अ फीमेल डायरेक्टर और इतना आप गैप्स भी लेती हैं,
इतने तो डायरेक्टर्स इतने गैप के बाद थोड़ी काम करते हैं, इतनी अच्छी हैं, इतने आपके हिट सीरियल्स होते हैं और आप फिर सालों साल गायब हो जाती हैं। एक तो उसकी वजह बताएं, फिर ऊपर से बीइंग अ फीमेल डायरेक्टर आपको मुश्किलात क्या पेश आती हैं हमारी इंडस्ट्री में? एज अ फीमेल डायरेक्टर मुश्किलात जब and gap, मैंने दोनों बात। शुरू किया 2003-4 से, मैं राना शेख मेरी उस्ताद हैं, मैंने उनके साथ काम किया और इंटरनेशनली काम किया। अपने स्टार्ट में ही पार्टीशन एक सफ़र पाकिस्तान की 1942 से लेके शौकत अज़ीज़ तक की हिस्ट्री थी पूरी पाकिस्तान के ऊपर। उस पर गूगल भी नहीं था, सारी रिसर्च करना, जाके अखबार ये जंग अखबार में जियो का प्रोजेक्ट था तो उस पर सारी रिसर्च सारा कुछ किया। फिर जाके इंडिया में किया। उस वक्त कोई स्टार प्लस पे काम नहीं, कौशल किरण खेर और रज़ा मुराद इनके साथ कोई काम नहीं करता था। वहाँ जाके उनके सारी चीज़ें करना, तो वो कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा था चीज़ों का, तो बहुत चीज़ें बहुत पहले ही प्रोजेक्ट में वो सब कुछ आ गया था। और आप आर्मी बेसिस में जाके शूट कर रहे हैं उनके साथ और एज एसोसिएट डायरेक्टर, तो और राना शेख के साथ ये होता था कि वो सब कुछ उनको करके साइमा सब बात करके एक्टर को सीन करवा के आप मुझे बताएंगी, यानी अगर मुझे किरण खेर से ही बात करनी है तो सीन करवा के रेडी करवा के। यानी आजकल के तो बेचारे मासूम हमारे एसोसिएट कहते हैं जी डायरेक्टर आप बता दें, उनको डरते हैं क्योंकि एक्टर जो है वो इतनी ज़बरदस्त किस्म की उनको झाड़ा लगाते हैं एसोसिएट डायरेक्टर को, तो फिर जी हाँ हम जाते हैं, हाँ जी क्या प्रॉब्लम है, कहाँ है मसला। तो वो हम उस वक्त एसोसिएट डायरेक्टर थे, तो खैर वो हमें आदत वो वाली थी सारी। आपको पड़ी? मुझे किस चीज़ पे? एक्टर से? नहीं, मेरे पास मेरी बॉस ऐसी थी कि उन समझे वो राना शेख कह रही हैं, साइमा वसीम जो साइमा उस वक्त साइमा में असलम थी, साइमा असलम थी उस वक्त, तो साइमा असलम खान जो कह रही हैं वो राना शेख कह रही हैं, तो वो नो नहीं होता था। और उसमें हमारे पास, मैंने आपको इंडियंस बताया, हमने बांग्लादेश में जाके शूट किया उस वक्त, पाकिस्तान में किया। मुझे बताएं अरे रह गया ना, जवाब ही रह गया। हाँ जवाब जी जी, आपको मुश्किलात यहाँ पे पेश आई जब मैंने काम किया, तो उन्होंने कहा जी हमें तो कमर्शियल चाहिए काम, नंबर 1 हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो सास बहू चाहिए, हमें तो रेटिंग चाहिए, ये चाहिए। अच्छा जी चलें, और हमें राना शेख वाले बजट्स नहीं आपके, आप ये सोच लें आप डायरेक्टर बनेंगे तो आपको वो बजट बहुत क्लियर बोला गया मुझे। मैंने कहा ठीक है, मैं अगर डायरेक्टर हूँ तो मुझे आना चाहिए। मैंने ये चैलेंज कबूल किया। मैंने कहा जी मुझे ना, मैंने राजू रॉकेट बनाया उस वक्त, एक्शन डायरेक्टर उसमें दानिश तैमूर थे और एक्शन ड्रामा था। लोग समझ ही नहीं रहे थे कि ये एक औरत डायरेक्ट कर सकती है। उन्होंने कहा क्या साइमा वसीम ने बनाया ड्रामा, क्या ये एक्शन डायरेक्टर, और हम टीवी पे राजू रॉकेट के टाइटल पे नाम चलना। ये मुझे सुल्ताना आपा ने बहुत बड़ा एक वो दिया था कि डायरेक्टर कह रहा है मेरी, डायरेक्टर कह रही है मेरी राजू रॉकेट चलेगा। लेकिन बोलना बीइंग अ फीमेल, अगर आप जी मसला ये आया, डिमांड करती हैं, कहती हैं जी मसला ये आया, ये हमारा मुआशरा है ना, हमारे मुआशरे में प्रोड्यूसर्स नहीं होते सेट के ऊपर, हमारे आम आवाम होते हैं, हमारे स्पॉट बॉयज़ होते हैं, हमारे मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, हमारे प्रोडक्शन मैनेजर जी, उनको अगर मैं एज अ फीमेल मैं कह दूँ चाय क्यों नहीं मिली या क्यों लेट आए हो भाई, क्या मसला था, तो उनका तो ईगो हर्ट हो गया। उन्होंने तो कहना है कि जी इनकी हिम्मत कैसे हुई। अच्छा अब इन्हें हम कह तो कुछ नहीं सकते इस वक्त, तो हम उन्हें ऐसे तंग करेंगे, ऐसे तंग करेंगे, तो वो फिर हमें 80 डेज जिस तरह से तंग करते हैं वो हमें सब पता होता है, हमें सब पता होता है। मेल डायरेक्टर जो होता है ना, वो एक माँ की और डैश 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 गाली लगा के जब बात करते हैं तो उन्हें बुरा भी नहीं लगता। सब सेट हो जाते हैं। तो मैंने अपनी बाउंड्रीज अपने वेरी फर्स्ट डे मैंने तय कर ली थी और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह तय है कि मैं ना गाली देती हूँ ना बदतमीज़ी करूँगी। तो जब थक जाती हूँ एक प्रोजेक्ट करके, फिर मैं कहती हूँ अपने आप को थोड़ा सही करूँ, थोड़ा नॉर्मल करूँ, उसके बाद मैं देखती हूँ। फिर मैं बहुत सिलेक्टिव लोगों के साथ काम करती हूँ जो मेरी इज्जत करवाना जानते हैं, तो मुझे वो टीम देते हैं तो मैं उनके साथ काम करती हूँ। और आप साहिबा जी बताएं कि ये एक बड़ा गैप का एक है, ये एक है। बड़े एक्टर्स के साथ मुझे बताएं क्या प्रॉब्लम होती है, क्या डिक्टेट करते हैं वो टर्म्स, डेट्स लेने में देने में बहुत प्रॉब्लम होती है। प्रोटोकॉल के लिए आर्टिस्ट ने बड़ी बात की है इस सिलसिले में कि भाई बहुत मुश्किल हो गया बड़े एक्टर्स के साथ काम करना। बड़े एक्टर्स के साथ काम करना, देखिए मुझे जो लगता है एक वो हमारी शुरू में ही तय हो जाती है। जैसे अब हमारी नादिया से भी तय हो गया था कि आप कितने बजे आएंगी, इतने बजे आएंगी। ज़ाहिर वो मॉर्निंग शो करती है, हमें पता है। अब मैं नादिया को ले रही हूँ या प्रोडक्शन हाउस ले रही हूँ, तो उन्हें पता है ना कि नादिया ने 12 बजे आना है, विद मेकअप आना है, विदाउट मेकअप आना है। तो अगर मैं आप कहूँ कि जी नादिया 10 बजे क्यों नहीं आई, तो ये तो फिर आप उनको बदनाम कर रहे हैं। तो हमें पता है हर एक्टर का, यानी एज अ डायरेक्टर हमें पता है, एज अ प्रोड्यूसर पता होता है कि इतने बजे आना है। लेकिन जो मिस कमिटमेंट करें कि मिस कमिटमेंट ये होता है, हमारा जो मसला आता है मेन, हमारे जो एक्टर हैं बाज़ दफ़ा वो चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं जी, अचानक एमरजेंसी में आउट ऑफ कंट्री जाना है, किसी ऐड के लिए जाना है। अब पूरी टीम बैठ गई, उसके साथ बैठी और सफ़र कर रही है और डेट सबकी ज़ाया हो गई हैं। हमारी सबसे ज़्यादा हमारी होती हैं, क्योंकि डायरेक्टर जो अभी आप कह रही थी, डायरेक्टर सिर्फ एक वक्त में एक प्रोजेक्ट करता है। अगर कोई एक हमारा हीरो हीरोइन, अम्मी अब्बा
कोई 1 महीने के लिए चला गया तो 1 महीने का गैप आ गया, तो हम तो बैठ गए, बाकी लोग तो एक्टर तो आपके 10 दिन इधर दिए हुए, 10 दिन इधर दिए हुए, तो हम तो बैठे हुए हैं। सैयद नूर साहब ने तो कह ही दिया ना, उन्होंने कहा नहीं भाई अब मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, ये जो उनकी डिमांड्स हैं बड़े एक्टर्स के साथ मैं काम नहीं। अच्छा, डिमांड्स वो तो प्रोड्यूसर देखेगा ना, डिमांड्स डायरेक्टर तो उससे वो देखता है कि जी अच्छा मुझे शायद, जैसे मैंने सबा फैसल्स के साथ कोई नहीं करता, रुबीना अशरफ के साथ नहीं करता, मैंने किया है काम और मैं करती हूँ काम, और मैं उनको जब नाम आता है मैं कभी नहीं काटती। मुझे पता है कि आप देखिए ना कि अगर गुल है हमारी, कितनी एजेड एक हैं बेचारी, तो कर रही हैं वो, और उन्होंने कभी आज तक तंग नहीं किया। उनका अगर बीपी हाई हो गया है, मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ मुझे उनसे कोई मतलब है, लेकिन हमें पहले दिन से पता होता है उन्होंने क्या करना है, तो क्यों प्रोड्यूसर्स को नहीं पता होता? ये मसला सिर्फ आता है जो हमारे नए एक्टर्स या एक्ट्रेसेस हैं जो बीच में से गायब होते हैं, जो अचानक से सुबह उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है और वो 11 बजे की जगह 3 बजे आते हैं। एक दिन तबीयत ख़राब होती है, 2 दिन तबीयत ख़राब होती है, तो इलाज के लिए बाहर चले गए, अचानक से एक्सीडेंट हो गए, कुछ मुंह पे कुछ लग गया, अरे भाई कैसे हो सकता है ये अचानक से, और हो भी गया तो एक दफ़ा होता है, तो कुछ के फिर नहीं लिया जाता उनको, हम भी कंसिडर नहीं करते उनको। और अच्छा, मुझे ज़्यादा होता है कास्टिंग करते हुए कि आपको नाम, आपको लगता है कि इस कैरेक्टर में ये नाम होने चाहिए, लेकिन चैनल या प्रोडक्शन हाउस कहते हैं नहीं जी ये एक्टर, बिल्कुल ऐसा होता है, ये सुना है कि क्या ये बिल्कुल ऐसा ऐसा, होता है, बिल्कुल 100%। क्यों? क्योंकि ऑन एयर करना होता है ना, आपको तो कुछ इमरजेंसी हो गई है, लेकिन ऑन एयर डेट तो टीवी को तो चाहिए ना। इसके अलावा भी फेवरेट्स जो मुझे जो लगता है कि कंफर्ट जोन प्रोडक्शन हाउस के साथ जिसका होता है, जो जैसे अगर आप नहीं आए या क्या हुआ, या रात में अगर आपको पता है कि जैसे फंक्शंस होते हैं या शादियां हैं वो रात में 2 बजे तक चल जाती हैं, अगर फ्यूल अचानक से ख़राब हो गया, जनरेटर बंद हो गया, तो 2 से 4 भी बज जाते हैं, तो वो हमारे साथ एक कंफर्ट जोन या प्रोडक्शन हाउस के साथ एक कंफर्ट जोन होता है उनका। तो मतलब वो एक्टर्स जो आपको लगता है कोऑपरेट करते हैं, तो उनके साथ जरूर मैं भी करना चाहती हूँ। ऐसा हुआ है कि कोई एक्टर से आपने काम किया और आपने कहा बस आइंदा तो नहीं भाई? जी बहुत सारे ऐसे हैं, नाम नहीं लूंगी, लेकिन तो वजह यही होती है ना कि जी मैं ऑन डॉट 10 बजे, अरे भाई सीन का पता थोड़ी होता है कि आपने सीन करते करते शॉट्स लेते लेते अगर चलें जी मैं बहुत परफेक्ट हूँ, सामने वाली नई लड़की है, तो शायद वो 4 टेक 5 टेक 8 टेक दे दे, तो सीन तो पक्का करना है, तो नहीं मैं ऑन डॉट 10 बजे 10 बज गया पैकअप। और बाज़ दफ़ा ऐसा हुआ है मैंने कहा इनको भेज दें, थैंक यू वेरी मच, हम कल करेंगे, लेकिन फिर वो मेरे लिस्ट में आ जाएंगे कि जी मार्क हो जाते हैं, रिस्क, हाँ मार्क हो जाते हैं। और आप इसलिए मार्क हो जाते हैं कि आप अगर सेट पे अगर डायरेक्टर कह रहा है आपको कि प्लीज़ नादिया मैं कहूँ आपको, जैसे हमने लास्ट में हुआ था, मैंने आपसे क्या कहा और आपने कहा नहीं सामा मैं पूरा काम कंप्लीट खत्म करा के जाऊंगी। बिल्कुल 11 बजे का वैसे टाइम होता है पैकअप, लेकिन बहुत से यंग जितने भी एक्टर्स आना चाहते हैं इस फील्ड में, वो ये कहते हैं कि यार बड़ा मुश्किल है इसमें एंटर होना, हमारे पास टैलेंट भी है, लुक्स भी है, सब चीज़ है, लेकिन पता नहीं किस वजह से रोल्स मिलते हैं, हमें ये नहीं पता चलता। कौन है ये? बहुत से एक्टर्स हमारे पास भी आते हैं और हमारी मुलाकात भी होती है, नापा के बहुत से एक्टर्स हैं, वो कहते हैं नहीं यार इसमें नहीं, इसमें लीग्स काम करती है, इसमें डायरेक्टर को कुछ चाहिए जो हम नहीं दे सकते। अगर लड़की से बात करें वो कहती है बस अब क्या आपको बताएं कि क्या डिमांड्स होती है। अब मैं आपको अपने ड्रामों के नाम बताती हूँ। मेरा दर्द न जाने कोई वहाज अली का फर्स्ट लीड ड्रामा, कोमल का अभी कलंदर लीड ड्रामा, अनीका जुल्फ़िकार का लीड ड्रामा, उसामा के साथ मोहलत किया था मैंने, मोहलत में सबीना भी थी फारूकी जिसमें दूसरी बैंड बनी थी, कोमल रिजवी को इंट्रोड्यूस कराती है लीड ड्रामा, यानी बेशुमार। लेकिन आप जैसे कितने लोग हैं, हम तो वही देख रहे होते हैं प्राइम टाइम में, वही चेहरे हैं, वही 3-4 लोग हैं। नहीं ये तो प्रोड्यूसर देखिए ना, 7th स्काई ने मुझे वो जगह दी, उन्होंने कहा आप करें इनके साथ, मैंने कहा मैं मेहनत करूँगी, उन्होंने स्टेप उठाया, ये उनकी बड़ी बात है। आपको देखें ना, मैं भी अभी नाम बता दिया आपने कलंदर में, अभी ये इश्क में तेरे सदके में अनीका बिल्कुल यानी लीड के लिए पूरा डबल रोल उसके ऊपर लोड था, मुझे भी डर था कि पता नहीं किस तरह से होगा कैसे, लेकिन उस बच्ची ने बहुत मेहनत की और देती है। मैं सबके साथ देख रही थी कि एक एक जेस्चर, एक एक चीज़, अच्छा कबाब मैं खा रही हूँ तो कैसे खा रही हूँ, फिर अच्छा कभी इनकी अच्छी एक और बात है, कोई सजेशन अगर आप देना कि यार अगर ऐसे कर लें, साइमा सोच लें ये वो, अगर उनको सही लगेगा तो वो डाल देंगे, वो एक्सेप्ट करें। अच्छा एक अब 2 सवाल हैं आपसे ना, ये फिर टेलीफिल्म से रिलेटेड, लोगों ने बहुत पूछे, किसी ने जवाब नहीं दिया, कमेंट्स में नीचे आ रहा था। एक तो ये कि यासिर नवाज ने बहुत ज़बरदस्त काम किया, यासिर के मुझसे इतने लोगों ने पूछा वो यहाँ बाल नहीं है, वो कोई मेकअप किया था,
तो मैंने कहा यार मैंने भी गौर नहीं किया, मैं जब भी यासिर से मिलती हूँ, निदा यासिर से, तो वो तो बाल तो होते हैं, तो क्या वो क्या विग पहनते हैं, वहाँ बाल नहीं है। ये आपने सीन कैसे किया जिसमें एक शॉट उनका फर्स्ट है कि वो झुके और डायरेक्ट यहाँ गैप नज़र आ रहा है? इस पर हमने बहुत सोचा। यासिर बहुत ज़बरदस्त इंसान है, डायरेक्टर है, और डायरेक्टर से एक्टिंग कराना, इतने बड़े डायरेक्टर। एक तो खैर मैंने उनके साथ पहले दिलजार जार भी किया था, और उन्होंने एक लफ्ज़ नहीं बोलते, ये मैं उनकी तारीफ करना चाहूँगी कि वो सिर्फ सुनते हैं और वो करते हैं जो मैंने जो कहा। दुख समझते हैं ना डायरेक्टर का। वो ये क्या था साइमा, ये क्या है? ये उनका एक नॉर्मली, अगर मेरे बाल यहाँ से हल्के हो गए, आपके बाल अपने इस एज ग्रुप में थोड़े से हल्के हो गए, तो हम उसको बहुत सारी चीज़ों से कवर करते हैं, चीज़ें करते हैं, तो उनके हल्के ज़रा से हल्के थे। तो मैंने सोचा, मैंने उनसे डिस्कस किया, कह लगा तुम्हें जो करना है तुम पूरा चाहती हो, मैं पूरा कर दूंगा। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं करना। मैंने कहा जितने आपके हल्के हैं, मैंने उनका देखा। फिर हमने बुलाया, हमारे एक मेकअप आर्टिस्ट है फयाज, उनको बुलाया। मैंने कहा मुझे इसको तुम कितना ज़्यादा कर सकते हो। उसने फिर उस पर थोड़ा मेकअप किया, उस पर बाकायदा मेकअप आर्टिस्ट हमने हायर किया। हमने उस आइडिया को लिया कि हम ऐसा नहीं करेंगे जो एक मैंने हर दफा पूरा कि वो एक बड़ा मेकअप हुआ है, गंजा डिबेगा टाइप, नहीं, जो नेचुरल एक है। और इसमें हमने बड़ी एक अच्छी चीज़ जो लास्ट मोमेंट में मैंने आपको भी झटका लगाया था कि मैंने कहा बोले बॉडी शेमिंग के ऊपर कि ये औरत को, क्योंकि ये बार बार कर रही है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो मैंने कहा नादिया बॉडी शेमिंग कि मैं गलत कर रही हूँ। देखो ना डायरेक्टर का इंटेलिजेंट होना कितना जरूरी है कि नादिया मैसेज हम भी ये देना बात है ना, कर रहे हैं, लोगों को तो मैसेज। उसने माना ये बात ज़रूर चाहिए। उसने कहा ठीक है, मैं हर चीज़, मुझे नहीं करनी चाहिए थी बॉडी शेमिंग, और मैं इसको ही एक्सेप्ट करूंगी। उन्होंने उसी को एक्सेप्ट किया जो वो गलती शुरू से कर रही थी। तो ये कैरेक्टर था ये, और नादिया खान नहीं बहुत थी। अच्छा जुमला इन्होंने ऐड किया कि देखो वो इसलिए बुरे लग रहे थे, मुझे उनसे मोहब्बत नहीं थी। अब जब तुमसे मोहब्बत है तो तुम मुझे ऐसे भी अच्छे लग रहे हो, बल्कि अच्छा विग ना पहनो, हवा लगने दो जरा सर को, क्या माइंडसेट चेंज हुआ सूरज अभी। उस वक्त वो लम्हा होता है जो आम इंसान का भी होता है, वो लम्हा होता है जो आपकी सोच को यूं मिनट में बदल देता है। अच्छा, फिर एक और एक अजीब बात, सबने कहा नादिया ने ये कितना डिफरेंट था, शादी हो रही है, फ्रॉक पहना हुआ, ड्रेस, साथ में ताज। अच्छा, ओरिजिनल स्क्रिप्ट में ये मेहंदी थी, और मेहंदी में येलो कपड़े थे जो आए भी 5-6, और उनमें से मैंने सिलेक्ट भी किया और वो पढ़ा था। साइमा वसीम आती हैं, मुझे कहती है नादिया आई डोंट वांट दिस मेहंदी आउटफिट। मैं कहा गर्मी भी बहुत है, लेकिन क्या शादी वाला जोड़ा भी था जो वो भी इन्होंने फिर यूज़ नहीं किया। उन्होंने कहा तुम्हारे पास कोई फ्रॉक ड्रेस कुछ है? मैं कहा हाँ, किस तरह? मैं लेके आई 8-10, उन्होंने सेलेक्ट किया वो पिंक ड्रेस, और फिर ताज ये खुद लाई। ये कहाँ से आपको आइडिया आया कि ब्राइडल शावर करना है मेहंदी की बजाय? देखिए, मैं पता नहीं, मेरा अपना है कि जो आजकल चल रहा है हम वो बात करें ना। हम रील्स देखते हैं, हम चीज़ें देखते हैं। आजकल जो गांव में भी लड़की बैठी है ना, उसको पता है ब्राइडल शावर होना चाहिए। यार मैंने तो इनको गोदी लगाया था, वो रह गया, और मान पूरे नहीं हुए थे ना, तो वो एक अलग ही उसकी। आपको छोटे इलाका हो, बड़ा इलाका हो, हर कोई कह रहा है जी कि ये ब्राइडल शावर होना चाहिए। सबसे पहले जिस लड़की को इतने अरमान शादी के थे, तो सबसे पहला इवेंट तो वही होना चाहिए। और तो वो चीज़ मुझे एकदम क्लिक की, मेहंदी क्या, मेहंदी वाले। और फिर उस लड़के का कैरेक्टर डैमेज हो रहा था कि वो मेहंदी करके अगले दिन निकाह करने जा रहा है, वो सच नहीं बता रहा। तो एक जेन्युइनली वो कैरेक्टर कोई लाउड नहीं था, वो एक अच्छा इंसान था जिसको लगता था मुझे शादी नहीं करनी चाहिए, उसकी जो भी XYZ जो भी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन उसको ये ज़रूरी था कि मैं उस फंक्शन से पहले सच बोल दूँ। तो वो फंक्शन, सबसे पहला घर में फंक्शन, आजकल आप सबके घरों में भी यही है कि है, यानी इसमें नाम आने वाली क्या बात है। उसमें सारे शौक अपने छोटा इलाका हो, पूरे करने, अमीर हो, गरीब हो, जी लगाते हैं ताज जी, हम देखते हैं। लोगों को बड़ा पसंद है। सामने एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल अगेन फिर कि जी जो बच्चियां या जो थोड़ी बड़ी बच्चियां जिनकी शादियां नहीं हो रही होती, तो थीम भी यही थी कि उसको शौक बहुत है। आपने सोसाइटी में क्या देखा और मैसेज क्या था? मुझे आप बताइए, आपने सोसाइटी में क्या देखा है? जिनकी शादी नहीं हुई भी आज भी, तो क्या समझती हैं अपने आप को? आपकी कभी उनसे मुलाकात हुई है कि वो, अगर मैंने उसमें लाइन भी डाली थी कि भाई ये लड़कियां खुद चाहे 50 की भी हो जाए, लेकिन वो समझती हैं अपने आप को दोशीज़ा 16 साल की। तो अब मैं तो पता नहीं बहुत सारी ऐसी ख़वातीन से मिली हुई हूँ जो कहती हाँ डर लग रहा है, अरे चुपकली आ गई। अरे यार मतलब आप 45 की हैं, मेरे बाल नोच रहे हैं, दर्द हो रहा है, मैं जानती हूँ। और वो मुझे देख रहा है। अच्छा, और जो ये वाली चीज कि शायद हो ना मुझे देख रहा है इसलिए मुझसे उसको लव हो गया, रिश्ता इससे देखा, हो गया, हाँ मुझे प्यार करता है। वो बैंक मैनेजर वाला रिश्ता आएगा। बैंक मैनेजर। देखिए जो ऐसी हैं ख़वातीन, और ऐसे हजरात भी हैं,
हजरात भी हैं, मैं जोरा जब नहीं, हजरात भी हैं कि जिन्हें लगता है वो लड़की मुझे लाइन मारी है, देख रही है, वो चाहे उनके बेचारों को देख रही हो कि ये क्या फिटेड जीन्स पहने हुए हैं आज के दौर में, वो समझ रहा होगा कि मैं तो बड़ा हीरो लग रहा हूं। मतलब वो रिश्ता उसके लिए रेडी है। एज ग्रुप का इशू है, वो देखिए ना आप, उसके यूं बालों पे यूं हाथ चलते रहते हैं लड़कों के। ये साहिबा जी के मैंने ऑब्जर्व किया, सक्सेस जो है, जो अच्छी चीजें बना रही है, इनकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है। अच्छा, और दूसरी चीज ये है कि मासेस से इनका इंटरेक्शन रहा है। अब आपकी जिंदगी के बारे में तो अभी बात नहीं हुई, लेकिन कम पैसे भी देखे हैं, थोड़े गुर्बत के हालात भी ऑब्जर्व किए हैं लोगों के। ऐसा नहीं है कि वो डिफेंस में बैठ के ड्रामा लिख दिया। मैं आपको एक बात बताऊं, है ना, एक्सपीरियंस के लाइफ को तजर्बे किया आपने लाइफ के, है ना। डिफेंस में जो बैठे हैं, क्लिफ्टन में जो बैठे हैं, तो उनके रिश्तेदार गरीब नहीं होते। कौन है ऐसा, मुझे ये एक नाम बता दीजिए, सियासतदान से लेके एक्टर, एक्टर से लेके डायरेक्टर, डायरेक्टर से लेके प्रोड्यूसर। सही बात। और बहुत सारे खुद भी वहां से उठ के आते हैं एक सारे गैप के बाद। आपके पास क्लिफ्टन डिफेंस में है, सारे देहात से आए हुए लोग हैं। यही बात है जी। तो ये सच्चाई से क्यों छुपते हैं सब? जो अगर अरबपति भी है, आप उठाइए जी, मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ को भी, उसका रिश्तेदार क्या गरीब नहीं होता? हम तो जितने बड़े लोगों के घर में शादियों में गए हैं जी, मैं इशरत जो हमारे पास जो स्टेट बैंक के वो थे, जी, वहाँ पे मुशर्रफ भी आए हुए थे, सब आए हुए थे, तो मैंने उनकी महफिलों में भी गरीब रिश्तेदार देखे, साइड पे बैठे हुए थे बेचारे कंफ्यूज से। तो ये तो आप अपने देखते हैं कि जिनके पास पैसा नहीं है, किसी के पास इतना पैसा था, सब कुछ लुट गया, बेचारा रोड पे आ गया। कितने आपके रिश्तेदार होंगे, आपके होंगे, मेरे। और ये बोरिंग हो गया, पता है, V8 से लड़का उतर रहा है हीरो, और उसने गॉगल्स लगाए। मैं बहुत दफा ये बात कर चुका हूँ भाई, बहुत बोरिंग हो गया जी। बहुत सारे लोग हैं जी। अभी हमारे पास ये कौन से एक किसी हॉस्पिटल के ओनर हैं, उनके बच्चे बर्गर्स की दुकानें लगा के वो बेच रहे हैं। आजकल बच्चों ने ये ट्रेंड चेंज किया है, जो नए बड़े हुए हैं, कि ये नहीं होना चाहिए कि आप, यानी आपने तो ये गलत कर दिया। आपने, आपके मेरे बच्चे जी V8 आप दिलाएंगे तो पढ़ने जाएं। ये तो आप, जब भी तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई हैं हमारे यहाँ, जब भी तो ये सारा करप्शन है जी। आपने V8 लेनी है तो आप करप्शन कर लें भाई, कैसे कर लें दूसरों को। अच्छा साहिबा जी बताइए, कॉमेडी इतनी कम क्यों है? क्या ईद आएगी तभी हम कॉमेडी देखेंगे? शोज एक होते हैं जुगतों वाले, लेकिन कॉमेडी कितनी कम होगी हमारे टीवी में? कॉमेडी सिटकॉम, सीरियल्स क्यों नहीं बन रहे? देखिए, ये एक बड़ा अच्छा एक सवाल है आपका, और बहुत मैं इसका जवाब देना अच्छा चाहूँगी। हमारे पास एक होना चाहिए हिस्टोरिकल एक प्लेस जो हमारी तारीख़ को बताएं, जो मुसलमानों की तारीख़ को बताएं, जो पाकिस्तान की तारीख़ को बताएं। हमें अवेयरनेस क्या नहीं देनी बच्चों को? हम वो नहीं ड्रामा बना रहे हैं। मैंने जी पार्टीशन एक सफ़र बनाया, मैंने पूरी हिस्ट्री उसी से सीखी, क्योंकि मेरा हिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं था। मैं FSC करके IR पढ़ा, मैंने ग्रेजुएशन किया, उर्दू में मास्टर्स किया, मुझे नहीं पता था ड्रामे से मैंने पार्टीशन एक सफ़र की, सारी रिसर्च में सब कुछ करके मैंने पूरी हिस्ट्री पाकिस्तान की, बांग्लादेश में क्या हुआ जी, लियाकत अली खान के साथ क्या हुआ जी, सब सीखा। मैंने सब सीखा। तो कॉमेडी क्यों नहीं हो रही जी? वो नहीं, कॉमेडी इसलिए नहीं हो रही, सास बहू के ड्रामे की रेटिंग आती है ना जी। एक हीरो जो गन्स चलाएगा, जो गुस्से में रहेगा और दूर से लव करेगा, उसकी रेटिंग आती है। ये हाईएस्ट रेटेड था, इसने गेम शो को बीट किया, इसने फिल्म को, इसमें एक तरफ मौला जट लगी हुई थी, एक तरफ जी तो पाकिस्तान लगा था, बड़े कमाल दोनों शोज हैं, उसको बीट करके ज्यादा रेटिंग लेती है ज़ोहरा जबी की टेलीफिल्म। क्या मतलब इस बात का? ये इससे भी समझना है चैनल प्रोड्यूसर्स को क्यों सोचना चाहिए ना कि हम एक रिस्क लें। हमारी आवाम जो है वो पेट्रोल और इसमें इतनी फंसी। आपको जो मैं आपको बताऊं अभी कितने हालात कैसे थे जब ज़ोहरा जबी लगी है, मुझे जितना आया तो सब यहाँ बड़ी हंसी आई, बड़ी खुशी हुई। क्यों आप उनको स्ट्रेस दे रहे हैं? इतने तो स्ट्रेस में, थोड़ा तो रिलीफ दीजिए उनको, थोड़ा रिस्क लेना, बनाने देना। चैनल झिझकता है क्या? क्या खर्चा क्यों नहीं करता? बनाते क्यों? रेटिंग नहीं आएगी, अच्छा बनाए हो ही नहीं सकता। मैं कहती हूँ कॉमेडी की हमारे यहाँ रेटिंग ना आए, एक ड्रामा बनता है, उसके 6 वर्जन आते हैं आपके पास अगले महीने में, उससे 6 महीने बाद उसके और 6 वर्जन। बिल्कुल ऐसा ही है, नया रिस्क लिया जाता है। कफील और दूसरे ड्रामों की तरह तो चलते हैं बिल्कुल। अब मुझे लगता है अब वो टाइम है कि बिल्कुल चलेगा। आप बस डायरेक्टर कुछ ऐसे हो जाएं तो देखें कॉमेडी क्या बनाएंगी साइमा। नहीं, मिक्स बनाना चाहिए जिंदगी में। हंसी भी, आम जिंदगी में भी आपके हंसना भी होता है। कोई घर में ऐसा कैरेक्टर होता है, कोई फैमिली मेंबर ऐसा होता है जुमले उसमें जो हंसाते हैं घर में, जैसे तन्हाइयों में या इनमें जो तारीफ करते हैं। उसमें यही था कि जहाँ लाइट मूड है वहाँ लाइट मूड, कि एक कबाचा था कि वो ऐसा था, कैरेक्टर था वो, बिल्कुल ऐसे ही। उसी से शादी भी हुई कि वो ऐसा था कि वो जो हरकत करता था उसमें हंसी आ जाती थी और इतना सीरियस ड्रामा था। बिल्कुल। थैंक यू सो मच साइमा, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अच्छा, अभी बातें बहुत सी थी और देखिए किसी को बुरा लगा तो आई एम सो सॉरी। ये सारी हकीकत थी हमारे माशरे की और इंडस्ट्री की। बहुत शुक्रिया। नहीं, आपने बहुत अच्छा बोला, बहुत प्यारा।
फीडबैक you so अपना much. देते रहिएगा और कल आपसे मुलाकात होगी। नादिया और ज़ुहैब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।